अचार और पीरियड्स का जन्म जन्म से पता नहीं क्या नाता रहा है, नाता मतलब कि क्रॉस रहा है कि अचार नहीं छू सकते। पूजा क्यों नहीं करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा मुझे लगता है मिथ है या रियलिटी है। तो जो चीज़ें रिलीजन से रिलेटेड हैं वो कम्प्लीटली आपकी अपनी चॉइस है, उसको करना है नहीं करना है। हमारा कंटेंशन, हमारा जो बात हम लोगों को कहना चाहते हैं वो ये है कि जहाँ पे एक औरत की डिग्निटी का सवाल आता है वो हार्म नहीं होनी चाहिए। लोग इसके बारे में जैसे ही बात होना शुरू होती है ना तो थोड़ा कटने लगते हैं, बचने लगते हैं। इसके ऊपर आप क्या कहोगे? शुरुआत से बात करते हैं कि कैसे शायद इसका जो सेक्लूजन है या इसके बारे में जो टैबू स्टार्ट हुआ वो क्यों ही हुआ होगा। इंसान इस जो एवोल्यूशन का प्रोसेस कह लीजिए आया होगा, औरत और आदमी अलग अलग बने होंगे, तो मेंस्ट्रुएशन एज अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ अ वुमेन्स बॉडी तब भी होता था। 10 से 12 साल इज दी नॉर्मल। ये हमेशा से नॉर्मल था या ये अब का नॉर्मल है, आज का नॉर्मल है? हमेशा से नहीं था। अगर मैं अपने टाइम की बात करूं तो उस टाइम पे 14 to 15 ईयर्स ऑफ एज एक नॉर्मल, 13, 14, 15 एक, यानी कि लड़की जब 8th, 9th या 10th में होती थी तब उसको पीरियड स्टार्ट होते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है या और किसी तरह की कोई मेडिकल कंडीशन हो सकती है जिसकी वजह से इतने अर्ली पीरियड स्टार्ट हो रहे हैं। सनातन धर्म के अंदर भी बोला जाता है शक्ति की हम पूजा करते हैं, और शक्ति की जब हम पूजा करते हैं इसीलिए करते हैं बिकॉज वी अंडरस्टैंड दैट कि शक्ति हैज अ पावर टू क्रिएट समथिंग, सो वुमेन हैज अ पावर टू क्रिएट। हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन की टैग लाइन है वो है पीरियड्स शर्म नहीं क्षमता है। क्षमता का मतलब वो आपकी एक सुपर पावर है। ऊपर वाले ने ये माना है कि आपके अंदर वो शक्ति है कि आप एक नए जीवन को क्रिएट कर सको, उसको पाल पोस सको, बड़ा कर सको। जो छोटी उम्र की बच्चियों को पीरियड शुरू हो जाते हैं तो वो उनको एक अजीब नज़र से देखती हैं, एक कर्ज के रूप में देखती हैं और वो पिटाई करती हैं, उनको अलग अलग बातें बोलती हैं। क्या ऐसी सिचुएशंस आप देखते हो रूरल एरियाज में या सेमी अर्बन एरियाज में? मैंने तो पर्सनली अभी नहीं देखी, लेकिन डेफिनेटली जो आपने ये पढ़ा इसका रूट कॉज वही एक है, अनअवेयरनेस, इन्फॉर्मेशन का ना होना, पढ़ाई का ना होना। क्योंकि उस माँ को अगर ये लग रहा है कि ये कुछ उसकी गलती की वजह से हुआ है, सो डेफिनेटली शी इज़ नॉट अवेयर कि एक नॉर्मल एंड नेचुरल प्रोसेस है। बहुत सारी गर्ल्स को पेन होता है तो एंड कुछ लोगों को इतना एक्सक्रूशिएटिंग पेन होता है कि वो लोगों के लिए अनबेरेबल हो जाता है। जो मेडिकल कंडीशंस हैं जिनकी वजह से ये पेन एक्सक्रूशिएटिंग हो जाता है, यानी अनबेरेबल हो जाता है, तो हम कब उसको ये मानते हैं कि अगर वो लेडी, वो गर्ल बिल्कुल बेड से उतर ही नहीं पा रही है, इतना सिवियर पेन है, वो खड़ी ही नहीं हो पा रही है, प्लस अपने जो उसके डेली डे टू डे के काम हैं, चोर्स हैं, उनको नहीं कर पा रही है बिकॉज ऑफ पेन, देन इट इज़ एन एक्सक्रूशिएटिंग पेन एंड इट हैज़ टू बी एक बार शोन टू द मेडिकल प्रैक्टिशनर। अगर उनके जो भी टेस्ट हैं वो क्लियर आ जाते हैं तो यानी उसकी बॉडी के लिए वही नॉर्मल है। आज मैं आपसे एक बहुत ही खास टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। वैसे मैं विस्पर क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आज तक आई थिंक सभी इसको विस्पर करते आए हैं। शायद आज तक सभी इसको ऐसे ट्रीट करते आए हैं कि ये टॉपिक के ऊपर तो बात ही नहीं करनी चाहिए। आज का टॉपिक जो है वो है पीरियड्स के ऊपर। जो गर्ल्स मंथ ऑन मंथ पीरियड पे जाती हैं, उनकी बॉडी से जो ब्लड बाहर आता है, मेंस्ट्रुएशन के ऊपर ये पूरा का पूरा टॉपिक आज का हमारा। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास गेस्ट के साथ में, डॉक्टर सानिया सिद्दीकी। डॉक्टर सानिया सिद्दीकी एक ऑर्गेनाइजेशन रन करती हैं, एक एनजीओ रन करती हैं जिसका नाम है हमजोली फाउंडेशन। आज तक कई महिलाओं को, कई सारी लड़कियों को स्कूल्स में जा कर के, अदरवाइज कॉर्पोरेट में जा कर के उन्होंने एडुकेट किया, अवेयरनेस स्प्रेड करी है इस सो कॉल्ड टैबू टॉपिक के बारे में। आई थिंक इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे लगता है कि एवरी गर्ल नीड्स टू बी एम्पावर्ड। उसको पता होना चाहिए कि सही क्या है और गलत क्या है। एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स, सो मेनी मिथ्स जो एटलीस्ट इस टॉपिक के बारे में बहुत ही गलत आज तक चलते चले आ रहे हैं। या जिस तरीके से ह्यूमन एवोल्यूशन तो हुआ, बट वो स्टोरीज जो कि इस टॉपिक के साथ में अटैच्ड थी
वो आज तक एज इट इज़ चलती चली आ रही हैं। आई थिंक वी नीड टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी स्टोरी कि क्यों, क्या और कैसे इस जो टॉपिक से जुड़े हुए हैं उनको समझने के लिए। सो आइए मिलते हैं आज की खास गेस्ट के साथ में, डॉक्टर सानिया सिद्दीकी, द फाउंडर ऑफ हमजोली फाउंडेशन। डॉक्टर सानिया नमस्ते, वेलकम टू विलासन वाइब्स। थैंक यू सो मच। डॉक्टर सानिया, आपको पता है ये पूरा का पूरा कॉन्वर्सेशन जो है हम पीरियड्स पे करने वाले हैं जी। और जैसे ही हम पीरियड्स की बात करते हैं तो वी नो दैट कोई भी औरत हर महीने 5 दिन लगभग ऑन एन एवरेज मेंस्ट्रुएट करती है जी। शरीर से खून निकलता है, हम कहते हैं वो गंदा खून है, ऐसा पूरे समाज की धारणा है, ऐसा ही सबने सुना हुआ है। क्या वो गंदा खून है? चलिए आज समाज की धारणा यहीं से बदलते हैं, इसके बारे में बात करके कि ये खून गंदा नहीं है। जब भी पीरियड्स के बारे में हम कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं तो हमेशा, जैसे आपने भी रेफ़र किया, कि हम उसको बोल देते हैं कि वो एक गंदा खून है। हम जब किसी चीज़ को गंदगी से रिलेट करते हैं ना, तो नेगेटिविटी अपने आप सीप इन हो जाती है। हम कोई भी चीज़ गंदा बोलेंगे तो हमें लगेगा नेगेटिव है, इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। तो एज एन एजुकेटर, एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर, मैं आपको क्लियरली ये बात आज बता सकती हूँ कि ये जो पीरियड्स के समय में जो भी ब्लड हमारे बॉडी से निकलता है उसमें कुछ गंदा नहीं है। वो बिल्कुल वही खून है जो आपके बाकी बॉडी में, बाकी शरीर में घूम रहा है, कॉम्पोजिशन वाइज बिल्कुल वही खून है। सिर्फ एडिशन क्या हो जाता है कि उसमें कुछ म्यूकस, टिश्यूज़, वाटर और ज़्यादा मिला होता है, जिसकी वजह से उसकी कंसिस्टेंसी बदल जाती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि गंदा क्यों हम सोचने लगे कि ये गंदा खून है। शायद इसलिए कि जिस जगह से वो निकलता है उसके आसपास से ही बाकी एक्सक्रीटा ऑफ आवर बॉडी, विच इज़ यूरिन एंड स्टूल, निकलते हैं। तो क्योंकि वो हमें लगता है कि वो ऑफ कोर्स वो एक एक्सक्रीटा है, वो गंदा है, तो ये खून भी क्योंकि उसकी प्रॉक्सिमिटी से निकल रहा है, शायद वो गंदा है। लेकिन ट्रस्ट मी, कोई भी जाके इस चीज़ के ऊपर आप रिसर्च कर सकते हो, इस खून में गंदा कुछ भी नहीं। गंदा तो एक्सक्रीटा होता है, ये तो बिल्कुल नॉर्मल खून है। सिर्फ इसके अंदर कुछ और चीज़ें मिली हुई हैं जिसकी वजह से इसका लुक और कंसिस्टेंसी हमारे बाकी जो ब्लड आप देखते हो उससे थोड़ी सी वेरी करती है। बहुत ही ब्यूटीफुली आपने एक्सप्लेन किया। और जब आप बोलते हो जस्ट बिकॉज वो बॉडी के उन पार्ट से निकल रहा है जहाँ से एक्सक्रीटा निकलता है उसके आसपास से, तो इसलिए हम लोग उसको गंदा बोल देते हैं। समाज की एक धारणा तो है ही है कि ये गंदा खून है, पर समाज इसके बारे में बात भी नहीं करना चाहता। इट्स टैबू एज वेल एट द सेम टाइम। लोग इसके बारे में जैसे ही बात होना शुरू होती है ना तो थोड़ा कटने लगते हैं, बचने लगते हैं। इसके ऊपर आप क्या कहोगे? शुरुआत से बात करते हैं कि कैसे शायद इसका जो सेक्लूजन है या इसके बारे में जो टैबू स्टार्ट हुआ वो क्यों ही हुआ होगा। आज हम सब बहुत पढ़े लिखे हैं, इतनी टेक्नोलॉजी है, हम 2025 में हैं, लेकिन आप ये बात सोचिए कि जब इंसान इस जो एवोल्यूशन का प्रोसेस कह लीजिए आया होगा, औरत और आदमी अलग अलग बने होंगे, तो मेंस्ट्रुएशन एज अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ अ वुमेन्स बॉडी तब भी होता था जैसे बाकी प्रोसेस है। एक औरत के लिए वो खाना खा रही है तो खाना डाइजेस्ट हो रहा है, सांस ले रही है, बाकी जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है वो सब चल रहे हैं। उसी तरह मेंस्ट्रुएशन एक बहुत नॉर्मल और नेचुरल बॉडीली प्रोसेस है जो फीमेल की रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसकी वजह से होता है, रिप्रोडक्शन का जो उसका सिस्टम है उसकी वजह से होता है। तो ये तो सदियों, जैसे आप बोल सकते हैं, मेंस्ट्रुएशन तब से चला आ रहा है। लेकिन तब, आज से आप लाखों साल पहले सोचिए, क्या हमारे पास वो रिसोर्सेज थे जो आज हैं? क्या हमारे पास पैड्स थे? क्या हमारे पास कपड़े भी नहीं थे पहनने को? पत्ते हमने सुना है लोग पत्ते से पहनते थे, गुफाओं में रहते थे, यानी रिसोर्सेज नहीं थे टू मैनेज दैट मेंस्ट्रुअल ब्लड। धीरे धीरे क्या हुआ कि जब इस चीज़ को अंडरस्टैंडिंग हुई कि भाई ये कोई समय में 5 दिन तक, औरत को 5 दिन तक ब्लड निकलता है, तो क्योंकि वो एक तरह का बॉडीली फ्लूइड है, एंड शायद जब हम थोड़ा आ गए थे, एक सामाजिक तौर पे आ गए थे, तो
हम घरों में रहने लगे थे, तो शायद ये एक अच्छा सिचुएशन नहीं लगता था कि महिला घर में कहीं भी घूम रही है तो वो ब्लड ड्रिप हो रहा है, ऐसा। ओह, जस्ट बिकॉज वी डिड नॉट हैव रिसोर्सेज, Resources, तो वो कंट्रोल कैसे करे, भाई मैनेज कपड़े ही कैसे नहीं थे करे। तो अंडरगारमेंट की तो बात ही नहीं है, तो मैनेजमेंट नहीं होता था। तो बहुत पहले से ही एक ये चलन चला आ रहा है कि चलो भाई, अगर किसी महिला को पीरियड है तो उसको बोलते थे कि तुम एक अलग जगह पे, एक सेक्लूडेड जगह पे, उस जगह पे 4-5 दिन तक बैठो जब तक तुम्हें ये हो रहा है। तो वो अंडरस्टैंडेबल था, बिल्कुल सही था उसके उस टाइम के हिसाब से, क्योंकि किचन भी होता था, पूजा की जगह भी होती थी, तो वो नहीं अच्छा लगता था कि पूरे घर में आप बिस्तर पे सो रहे हो, कहीं पे भी बैठ रहे हो, हर जगह स्टेनिंग हो रही थी, तो वो नहीं अच्छा लगता था। तो ये सिक्लूजन जो है वहाँ से शायद बनना शुरू हुआ। बस सेक्लूजन तो मुझे समझ में आ गया, इसके पीछे एक लॉजिक है Right. कि भी आप पीरियड हर्ट्स रखते थे जहाँ पर एक महिला को 5 दिन रहना पड़ता था। पर जैसे ही मैं इसको टैबू की बात करता हूँ कि नहीं, ये थोड़ा सा एक इनहिबिशन है, अंदर से ना बात करने में शर्म आती है, या हम इसको बहुत ओपनली इसको डिस्कस नहीं कर पाते हैं। और जब हम डिस्कस नहीं करेंगे तो हम अडॉप्ट नहीं करेंगे। Right. और जब हम अडॉप्ट नहीं करेंगे तो हमारे घर की जो औरतें हैं, बेटी है, बहन है, उसको कैसे हम अपनाएंगे? क्या अब उन 5 दिनों के अंदर तो वो भी हमारे लिए इट्स अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट, वो मतलब बहन नहीं रह जाएगी, वो एक ऑब्जेक्ट की तरह हो जाएगी जिसको आप अलग रख रहे अलग हो। रख रहे हैं, कोई आई कैन टच यू और यू कैन टच मी। टैबू मुझे लगता है इसलिए शायद ये बन गया। फिर वही बात आती है कि ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है ये चीज़। आपका ब्रीदिंग, आपका डाइजेशन, आपको खांसी होती है या आप यू आर नॉट वेल, आपको फीवर है, यू विल नॉट शाई अवे अपनी वाइफ को बताने के लिए कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन एक लड़की अभी भी अगर आप रूरल एरियाज़ में जाएं, अभी भी उसको शर्म आती है ये बोलने में अपने घर में ही कि मुझे महीना शुरू हो गया है, क्योंकि अगर उसके फादर को, उसके भाइयों को पता चल गया तो ये उसके लिए शर्म की बात है। तो कहीं ना कहीं इसका रेलेवेंस और रिलेशन ज़रूर इस चीज़ से है, क्योंकि ये एक औरत के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड बात है। आपको लगता है कि पैडमैन जब मूवी 2018 में रिलीज हुई, अक्षय कुमार ऑफ कोर्स लीड हीरो थे उस मूवी के, बहुत बड़ा कदम है। मैं समझता हूँ कि आप एक कमर्शियल हीरो हैं और आप इस तरीके की एक फिल्म कर रहे हैं, एक ऐसे टॉपिक के ऊपर कर रहे हैं जो बहुत टैबू है, जिसके बारे में लोग बात करने से भी शर्माते हैं। इवन पैड बोलने में ही लोगों को शर्म आ जाती है, और आप घर के अंदर ये बोल करके कि नहीं वो हीरो की फिल्म लगी अक्षय कुमार की पैडमैन, वो देखने जाना है। आपको लगता है दैट ब्रॉट सम चेंज इन द सोसाइटी? Absolutely. My big thanks to him, to the makers of the movie, क्योंकि इससे पहले कमर्शियल सिनेमा में, आर्ट मूवीज में कहीं ना कहीं रेफरेंस आता था, लेकिन कमर्शियल सिनेमा में एक मैचो हीरो ने, अक्षय कुमार जैसे हीरो ने इसके बारे में इतनी बड़ी बात की, इसको लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाया। ये फिल्म डेफिनेटली एक चेंज मेकर है इस डोमेन के अंदर, क्योंकि देखिए इस फिल्म ने क्या किया एक्चुअली, इसने इस कॉन्वर्सेशन को नॉर्मलाइज कर दिया। मैं कितने फैमिलीज को ऐसे जानती हूँ जिन्होंने साथ में जाके फिल्म देखी है। फादर ने टिकट बुक किया है और वाइफ, बेटा, बेटी साथ में जाके ये फिल्म देख के आए। तो शायद फादर ने पहली बार अपने मुंह से इतना ओपनली पैड वर्ड भी यूज़ किया होगा, चलो पैडमैन देख के आते हैं। तो इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत और खूबी ये है कि इसने पीरियड्स को, मेंस्ट्रुएशन को नॉर्मलाइज किया एक कमर्शियल वे में। आपको पता है सिनेमा की रीच कितनी है, राइट, गांवों तक में जाके रीच और उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली। और उस मूवी में जिस तरह से इस बात को बताया गया है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको इन्होंने कन्वे किया है मैसेज को, कि पीरियड्स एक बहुत ही नॉर्मल और नेचुरल प्रोसेस है बॉडी का। इसको हम गंदा, टैबू या इस तरह की चीज़ों में बांध के ना रखें, क्योंकि उससे होता ये है कि जो परेशानियां हैं, जो तकलीफ़ें हैं औरत को या लड़की को, वो टैबू की वजह से वो जाहिर नहीं कर पाती, वो बता नहीं पाती। माएँ अपनी बेटी को जब पहले टाइम पे पैड पकड़ाती हैं तो अक्सर उसको ये बोलती हैं कि अब किसी से इसके बारे में बात मत करना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम्हें महीना स्टार्ट हो गया है। तो जब उसको, बच्ची को यही एक अपब्रिंगिंग दी जाएगी तो उसको ये लगता है कुछ गलत है, ये गंदा है, ये ठीक नहीं है। अब उसको चाहे उसमें इरेगुलरिटी है पीरियड में, चाहे कोई और मेडिकल कंडीशन है, उसको हिम्मत नहीं होती है बहुत ओपनली बात कर पाने की। मैं वहीं से फिर आऊँगा कि 2018 के अंदर मूवी बनती है, जी। आज हम 2025
पे बैठे हैं, Right. लगभग 6 साल, सवा छः साल हो चुके हैं इस मूवी को बने हुए। अगर चेंज तो ऑफ कोर्स आया है, पर क्या उतना आया है जहाँ पर मे बी एक ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पर आप एक वॉलंटरीली एक ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं, हम जोली नाम की, जहाँ पर आप स्प्रेड कर रहे हैं अवेयरनेस को, एडुकेट कर रहे हैं लोगों को अबाउट दिस टॉपिक, शायद इसकी ज़रूरत ना पड़ती। बट अगर आज एक ऑर्गेनाइजेशन, आप आई एम श्योर देयर आर मेनी अदर ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर वर्किंग इन द सेम स्पेस, आज अगर इतनी ऑर्गेनाइजेशन अगर रन कर रही हैं जस्ट टू स्प्रेड सम अवेयरनेस अबाउट द टॉपिक, तो इसका मतलब है कि अभी इस स्पेस में बहुत काम होना बाकी है। बिल्कुल। मैं शुरू से शुरू करता हूँ। एक बच्ची जब उसका पीरियड स्टार्ट होता है 8 साल, 9 साल, 10 साल, जिस किसी भी एज में, उसकी माँ उसको कैसे ट्रीट करे या करती है, एक चीज़ हो गई, और कैसे करना चाहिए राइट। सेकंड चीज़ हो गई। ये दोनों ही एस्पेक्ट के ऊपर मैं आपसे जानना चाहूँगा। राइट। तो आजकल क्या हो रहा है कि आपने एक डेट के बारे में बोला, आपने एक ईयर के बारे में बोला कि शायद 8 या 9 साल, 10 साल में स्टार्ट होते हैं। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर 8 या 9 साल में होते हैं तो उसको अर्ली मेनार्के की कंडीशन कहा जाता है। यानी एक नॉर्मल प्रोसेस अगर चल रहा है तो मेंस्ट्रुएशन तकरीबन बियॉन्ड 10, 11, 12, एक नॉर्मल आजकल 10 to 12 ईयर्स का ब्रैकेट है जब लड़कियों को स्टार्ट होता है। लेकिन अगर अभी भी 8 या 9 ईयर्स, सॉरी मैं आप कट करूंगा, क्या 10 से 12 साल इज दी नॉर्मल, ये हमेशा से नॉर्मल था या ये अब का नॉर्मल है, आज का नॉर्मल है? हमेशा से नहीं था। अगर मैं अपने टाइम की बात करूं तो उस टाइम पे 14 to 15 ईयर्स ऑफ एज एक नॉर्मल, 13, 14, 15, एक यानी कि लड़की जब 8th, 9th या 10th में होती थी तब उसको पीरियड स्टार्ट होते थे। अब आप चाहें तो मेरी एज का अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं उससे लेकिन ये एज बहुत पीछे आ गई है अब, यानी 10 से 12 एक नॉर्मल रेंज हो गया है। फिर भी अगर किसी लड़की को 8 या 9 साल में पीरियड स्टार्ट होते हैं, जैसा कि हम बहुत देखते हैं आजकल केसेस इस तरह के, उसको अर्ली मेनार्के बोलते हैं। एंड विच इज़ नॉट अ नॉर्मल स्टेट, इट हैज़ मतलब द पेरेंट्स शुड सीक मेडिकल एडवाइस, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है या और किसी तरह की कोई मेडिकल कंडीशन हो सकती है जिसकी वजह से इतने अर्ली पीरियड स्टार्ट हो रहे हैं। दूसरी बात आपने जो क्वेश्चन किया वो ये है कि एक माँ को किस तरह से अपनी बेटी को प्रिपेयर करना चाहिए जब उसको पीरियड्स आने वाले हैं। तो जब आपका बच्चा, और मैं सिर्फ लड़की के लिए नहीं बोलूँगी, अपने बेटों को भी हमें उसी तरह से प्रिपेयर करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये सारी बातें लड़कियों को हम बता दें और लड़कों को इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं। एक सर्टेन एज पे जब आपके यहाँ अगर बेटा भी है वो मैच्योर हो जाए, सो डेफिनेटली आपको उसको बिठा के एक सर्टेन लेवल तक बात करनी चाहिए। लड़कियों को ये है कि माएँ जो हैं पहले से डेफिनेटली उनको इस एज के अराउंड उनको प्रिपेयर करना चाहिए कि व्हाट इज़ गोइंग टू कम, क्या आने वाला है। उनको बहुत बेसिकली एक बैठ के आप समझा सकते हैं कि बेटा ये एक नॉर्मल प्रोसेस है हमारे बॉडी का, सबको होता है, मुझे होता है, तुम्हारी नानी दादी सबको होता आया है, और ये हमारे एक रिप्रोडक्टिव लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है इसका होना। तो कभी भी इसको आप एक बर्डन मत समझना। बहुत सारी लड़कियों से मैं बोलती हूँ, वो कहती है मैम कितना अच्छा होता हम तो बॉयज़ होते, क्योंकि फिर हमें ये सब पीरियड नहीं होता। तो ये दिमाग में ये कॉन्सेप्ट आना भी ठीक नहीं है। अगर आपको ऊपर वाले ने एक लड़की के रूप में जन्म दिया है तो वो इसलिए क्योंकि वो शायद समझता है कि आप ज़्यादा केपेबल हैं मल्टीटास्किंग करने की और बहुत बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाने की। और मुझे लगता है शायद क्रिएशन की भी, क्योंकि ये एक औरत क्रिएशन की भी, एक क्योंकि औरत, पीरियड्स होंगे तो बेबीज होंगे, वेरी सिंपल। बट अदरवाइज भी एक अगर मैं वुमेनहुड की बात करूं, एक लड़की की बात करूं, बिकॉज दे हैव अ पावर टू क्रिएट समथिंग, ट्रू। तो मुझे लगता है शायद उनको ज़्यादा, जैसे सनातन धर्म के अंदर भी बोला जाता है शक्ति की हम पूजा करते हैं, और शक्ति की जब हम पूजा करते हैं इसीलिए करते हैं बिकॉज वी अंडरस्टैंड दैट कि शक्ति हैज़ अ पावर टू क्रिएट समथिंग, सो विमेन हैज़ अ पावर टू क्रिएट। हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन की टैग लाइन है वो है पीरियड्स शर्म नहीं क्षमता है। क्षमता का मतलब वो आपकी एक सुपर पावर है। ऊपर वाले ने ये माना है कि आपके अंदर वो शक्ति है कि आप एक नए जीवन को क्रिएट कर सको, उसको पाल पोस सको, बड़ा कर सको। अगर उसको लगता है कि शायद आदमी के अंदर वो सुपर पावर है तो वो उस तरह से हो रहा होता, लेकिन औरत में डेफिनेटली वो सुपर पावर है। तो हमें
ये चीज़ को, औरतों को, लड़कियों को मैं कहती हूँ कि अपने अंदर एक ये बहुत बड़ी एबिलिटी मान के चलना चाहिए। इसको कभी नेगेटिवली नहीं देखना चाहिए कि मुझे पीरियड्स क्यों होते हैं, भैया को तो नहीं होते हैं। तो मतलब देयर आर गर्ल्स जो आपसे डिस्कस करती हैं कि मेरे भाई को नहीं होते हैं, कि मैम मुझे क्यों होते हैं, भैया को नहीं होते, सारा दर्द मुझे क्यों होता है, उनको नहीं होता है। तो हम यही कहते हैं कि अगर भाई ऊपर वाले को लगता है कि तुम्हारे पापा को बेबीज हो सकते हैं तो वो शायद उनको होते, लेकिन तुम ये अंदर ये सुपर पावर है, तुम ज़्यादा स्ट्रांग हो। अमेजिंग। आप जिस तरीके से बेसिकली उनको एक्सप्लेन कर रहे हो ना कि यू आर द सुपर वुमन, यू हैव सुपर पावर, कुछ ऐसा स्पेशल जो शायद मेन के पास में नहीं है। दैट्स ओके। आई बिलीव बोथ द जेंडर हैज समथिंग डिफरेंट ऑफ कोर्स, और दोनों के मिलन से ही आगे प्रकृति बढ़ने भी वाली है। बट अगेन वो क्वेश्चन मेरा अगेन रह गया जहां पर एक माँ को एक्चुअली में किस तरीके से समझाना चाहिए। पहली तो माँ जो है प्रिपेयर कर सकती है कि दिस इज अ नॉर्मल प्रोसेस, आपको होगा, जब आपको होगा तो आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पता नहीं होता है ना, ये कोई व्हाट्सएप मैसेज करके नहीं आता है कि मैं कल से स्टार्ट होने वाला हूँ। सो एवरीवन हैज़ टू बी प्रिपेयर्ड। अनअनाउंस्ड भी आ सकता है, तो बच्ची को अगर आइडिया ही नहीं है कि क्या होने वाला है तो वो पैनिक होगा और एक अलग सिचुएशन, मतलब इट कैन स्कैर हर फॉर द लाइफ। वैसा भी बोलते हैं कि अगर कोई अनवांटेड सिचुएशन हो जाए तो माँ उनको बता सकती है कि ऐसा होगा, आप चाहे स्कूल में हो, घर पे हो, दिस इज़ अ पैड, दिस इज़ हाउ यू हैव टू यूज़ इट, और आपको इसको किस तरह से डिस्पोज करना है। अगर घर में मैं नहीं हूँ तो आपको कैसे फादर को रीच आउट कर सकते हो, उनको सब कुछ पता है। मतलब आपको बच्चे को एक कंफर्टेबल जोन में लाना है कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आपको छुपा के रखना है, ये कोई ऐसा कोई न्यूक्लियर साइंस का फॉर्मूला नहीं है कि हम किसी को बता नहीं सकते हैं। तो आपको, अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो आप अपने फादर से बात कर सकते हैं, उनसे हेल्प ले सकते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ों से कि पैड कहाँ पे रखा होता है, आपको कैसे यूज़ करना है, और उसको नॉर्मलाइज करना है कि ये बहुत नॉर्मल और आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। पर जैसे हम अर्बन सोसाइटी की बात करते हैं ना, वहाँ पर तो माँ बड़े प्यार से समझा रही है, अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर रही है कि क्या कब कैसे होना है। वो यहाँ तक भी बोल रही है कि उसको इतना कंफर्ट भी दे रही है कि नहीं, अपने फादर तक को तुम पूछ लो। बिल्कुल, बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि लिटरली में क्या गर्ल्स जो हैं वो इतनी कंफर्टेबल होती हैं कि वो अपने फादर से या अपने ब्रदर से इस बारे में इवन बता भी पाएँ, डिस्कस भी कर पाएँ? वो बिल्कुल डिवाइड अर्बन और रूरल का है। अच्छा, बिल्कुल है। कल परसों ही मैं एक ऐड देख रही थी सोशल मीडिया पे, एक ये जो हमारी आजकल ई कॉमर्स वो है ना, 5 मिनट में ही आ जाता है, 10 मिनट में आ जाता है। तो उसमें बहुत अच्छा, उसमें द डॉटर इज़ इन द वॉशरूम, फादर आते हैं, वो बोलते हैं बेटा तुम्हें क्या चाहिए, और डॉटर उनको बताती है मुझे पैड्स चाहिए, एंड वो ऑर्डर कर देते हैं ऑनलाइन। तो अर्बन में आप देख रहे हैं किस तरह से उस चीज़ को धीरे 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 लाया जा रहा है, नॉर्मलाइज किया जा रहा है, यानी कि एक बेटी आराम से अपने फादर को बता पा रही है। तो ये तो हमारे मीडिया की एक पावर हो गई और वो है, मगर यही चीज़ अभी भी रूरल में बहुत फार फेस्ट है, बहुत टाइम लगेगा। आप रूरल की बात कर रहे हो या इवन सेमी अर्बन में भी? सेमी अर्बन रूरल आप समझ लीजिए, यस। मतलब जैसे हम मेट्रो को छोड़कर जाएं। हाँ बिल्कुल, टियर 3 एंड रूरल एरियाज में अभी भी उसमें मैं बिल्कुल डिसहार्टेंड नहीं हूँ कि ये बदलाव नहीं आ पाएगा, बट हाँ थोड़ा सा टाइम और लगेगा। जितना आसानी से अर्बन में सीप इन हो रहा है, अभी थोड़ा और टाइम आप जब थोड़ा बोलते हो तो ये थोड़ा मतलब कितने कितना है? कुछ साल डेफिनेट। देखिए अब क्योंकि कोई भी चेंज आने में, मैं कहते हैं ऐसा माना जाता है, कोई भी चेंज जो है वो अगर लिटरली आपको उसको धरातल पर देखना है, ऑन ग्राउंड देखना है, तो उसके लिए जनरेशन का चेंज होना बहुत जरूरी है। और जैसे हम जनरेशन चेंज की बात करते हैं, सो इसका मतलब है कि वो जो बंदा, जो बच्चा है आज, वो जब तक बाप नहीं बन जाता, पेरेंट नहीं बन जाता, आगे नहीं बड़ा हो जाता, डिसीजन नहीं लेने लगता फैमिली के, तब तक तो वो चेंज आई डाउट कि हाँ, तो बिल्कुल ये कुछ जनरेशंस की ही शायद बात और रह गई है। हम ऐसा ज़रूर होप कर सकते हैं कि अर्बन में धीरे धीरे काफ़ी नॉर्मलाइजेशन हो गया है। अर्बन में इसलिए होना है, डिजिटल आजकल एक्सेस की वजह से हम समझ पा रहे हैं कि लोगों को भी, लड़कियों को भी पता चल रहा है बहुत ज़्यादा। आपको पता ही है कि सोशल मीडिया से और उससे बहुत चीज़ें, मतलब मैं तो सोशल मीडिया की जहाँ लोग इतनी बुराई करते हैं और उसको एक बेन मानते हैं, बून भी है टेक्नोलॉजी, हमें बहुत फ़ायदा भी है उससे कि हम अपनी चीज़ों को बहुत आसानी से कन्वे कर पा रहे हैं। तो रूरल में डेफिनेटली थोड़ा टाइम लगेगा
अभी वही जनरेशन्स की जो आप बात कर रहे हैं कि ये वाली जो अभी की जनरेशन है ये पढ़ लिख के आ रही है, इनकी बेटियां और ज़्यादा पढ़े लिखेंगी और जब वो लोग माएँ बनेंगी तो काफ़ी शिफ्ट आ चुका होगा। एक केस के बारे में मैं पढ़ रहा था बहुत लॉन्ग बैक ऑफ कोर्स। इसमें ये था कि एक जहाँ पे आपने बोला था ना अर्ली मेनाके, अर्ली एज में आपको पीरियड आ गया, 8 साल 9 साल में आ गया। आई रेड दैट कि आप मदर जो छोटी उम्र की बच्चियों को पीरियड शुरू हो जाते हैं तो वो उनको एक अजीब नज़र से देखती हैं, एक कर्ज के रूप में देखती हैं और वो पिटाई करती हैं, उनको अलग अलग बातें बोलती हैं। क्या ऐसी सिचुएशंस आप देखते हो रूरल एरियाज में या सेमी अर्बन एरियाज में? मैंने तो पर्सनली अभी नहीं देखी, लेकिन डेफिनेटली जो आपने ये पढ़ा इसका रूट कॉज वही एक है, अनअवेयरनेस, इन्फॉर्मेशन का ना होना, पढ़ाई का ना होना। क्योंकि उस माँ को अगर ये लग रहा है कि ये कुछ उसकी गलती की वजह से हुआ है, सो डेफिनेटली शी इज़ नॉट अवेयर कि एक नॉर्मल एंड नेचुरल प्रोसेस है। बट वो माँ को भी हुआ होगा ना। हाँ। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि माँ अवेयर नहीं अर्ली है। उनको ये लगता है आजकल कि शायद ओवर एक्सपोजर ऑफ मीडिया, टेक्नोलॉजी की वजह से लड़कियों के दिमाग में ऐसी चीज़ आ रही है जिसकी वजह से उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो जल्दी मैच्योर हो रहे हैं। जबकि ऑनेस्टली अर्ली मेनाके का जो रीजनिंग है वो कम्प्लीटली मेडिकल साइड के ऊपर है। बियॉन्ड दैट अर्ली मेनाके के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है हमारा एनवायरमेंटल जो हमारा चेंज और शिफ्ट हुआ है टूवर्ड्स द केमिकल प्रोडक्ट्स। So you are saying it is the environmental Definitely, factor जिसकी वजह से ये अर्ली मेनाके हो रहा है, अर्ली पीरियड्स हो रहे हैं। बिल्कुल, ये शिफ्ट डेफिनेटली प्रूवन है कि उसकी वजह से है कि क्या है कि हम कोई भी केमिकल जो हमारे बॉडी को टच कर रहा है या हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं वो हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं जाके या तो निकल जा रहा है या कहीं हमारे लिम्फेटिक ड्रेनेज में रह जा रहा है। तो अब अगर आप शैम्पू यूज़ करते हैं, आप क्रीम यूज़ कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट या फास्ट फूड खा रहे हैं, कैंड प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, एनीथिंग दैट इज़ पैकेज्ड हैज़ प्रिजर्वेटिव्स ताकि लॉन्गर शेल्फ लाइफ के लिए। तो जो वो केमिकल्स हैं वो बहुत सारे केमिकल्स ऐसे हैं जो बॉडी में जाके हमारा एक हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन, आपने सुना होगा, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन जो फीमेल प्रीडोमिनेंट हार्मोन्स हैं। तो बहुत सारे केमिकल्स ऐसे हैं जो बॉडी में जाके मिमिक कर रहे हैं ईस्ट्रोजन को, उनको बोलते हैं जेनिस्ट्रोजेंस। ओके, दे मिमिक बॉडी में जाके कि वो ईस्ट्रोजन है। सो अब क्या हो रहा है कि बॉडी को ऐसा लग रहा है कि एक तो प्रोडक्शन ऑफ ईस्ट्रोजन हमारी बॉडी अपने आप कर रही है, कुछ जेनिस्ट्रोजेंस बन जा रहे हैं जो मिमिक कर रहे हैं ईस्ट्रोजन को। तो बॉडी ऐसे रिस्पॉन्ड करती है कि उसके पास इनफ ईस्ट्रोजन आने लगा है अब, और इस वजह से जो ये सारे हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से फीमेल्स में चेंजेस हैं वो जल्दी एग्जिबिट होने लगते हैं। विच मीन्स जो लड़कियां पहले 13 साल 14 साल में मेंस्ट्रुएट कर रही थी उन लोगों को एस्ट्रोजन जो है वो तब तक एक लेवल पे पहुंच रहा था। ओके, एंड वो आज 8 इयर्स 9 इयर्स के अंदर हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ द योर एनवायरमेंटल फैक्टर जिसमें आपकी बॉडी में केमिकल जाकर के मिमिक कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज वेरी शॉकिंग। सो इसका मतलब है बेसिकली आपको जितना ज्यादा आप बच सकें बिल्कुल केमिकल से उतना बचें। एब्सोल्युटली, अगर बाहर वाला केमिकल से शायद ना बच पाए, मे बी शैम्पूज एंड ऑल दैट, एटलीस्ट वो उससे बचे जो आप खा रहे हैं। अब आप खुद आप देखेंगे कि अगर आज आप कैप्सिकम लेने जाते हैं, वो कैप्सिकम का साइज और जब पहले आप क्या कैप्सिकम आपने देखी होगी कितना फ़र्क है। सो क्योंकि वो एक मॉडिफाइड वर्जन है, और जब वो मॉडिफाइड वर्जन बन रहा है उस फ्रूट या उस वेजिटेबल का, तो कहीं ना कहीं शायद उसके अंदर केमिकल्स भी यूज़ हो रहे हैं ग्रोथ जल्दी करने के लिए। तो वो वाले जो केमिकल्स हैं वो आप कंज्यूम कर रहे हो इंटरनली। आपने मतलब केंड प्रोडक्ट्स की तो बात यहाँ इसीलिए ऑर्गेनिक का आजकल इतना ज्यादा क्यों है कि भाई फर्टिलाइजर्स नहीं है उसके अंदर ऑर्गेनिकली, लेकिन हम फिर भी पहचाने कैसे? कहने को ऑर्गेनिक लिखा है, ठप्पा है उस पे, बट यू नेवर श्योर। फिर भी जितना आप कर सकते हैं उतना तो करना चाहिए। Okay, so you are saying it's the environmental factor, but not only, but yes, definitely बॉडी के अंदर भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसे चेंजेस हो सकते हैं जिसकी वजह से ये रिफ्लेक्ट हो जाता है बहुत जल्दी। ओके, वो फिजियोलॉजिकल लेवल पे, हाँ, फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन एनवायरमेंटल फैक्टर्स एक एड ऑन है। एंड विच इज द बिगेस्ट कॉज, जो सबसे बड़ा रीजन है, सबसे ज्यादा, राइट। अगर मैं मीडिया एक्सपोजर की बात करूं, इसका कितना परसेंटेज है अर्ली मेनार्के में? मीडिया एक्सपोजर अर्ली में अगर कोई डायरेक्ट कोरिलेशन तो नहीं है कि उसकी वजह से ओवर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स होने लगा है, नथिंग लाइक दैट।
अच्छा, so you don't नहीं, believe, no, and there is no scientific नो proof. साइंटिफिक प्रूफ कि बिकॉज इतना कंजम्पशन ऑफ मैच्योर कंटेंट आज हो Yes. गया है इस वजह से, नहीं, ऐसा नहीं है. इट इज कम्प्लीटली फिजियोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल. There are so many myths also about period. Myths कहूँ या reality कहूँ, ये आप बताओगे मेरे को. Okay. बहुत सारी गर्ल्स को पेन होता है, तो एंड कुछ लोगों को इतना एक्सक्रूशिएटिंग पेन होता है कि वो लोगों के लिए अनबेरेबल हो जाता है. True. सो इसका मतलब क्या ये होता है, नहीं होता है, या कोई इंसान एक, बिकॉज पेन भी एक, आई थिंक एक ऐसी चीज है जो मुझे लगता है जो हर इंसान अपने अपने सब्जेक्टिव है. सब्जेक्टिव है, लाइक ये हर इंसान अलग अलग फील करता है. जी. अच्छा, तो जो पीरियड पेन के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, सो पीरियड पेन पहले तो हम ये समझते हैं कि क्यों होता है. सो बॉडी के अंदर कुछ तरह के हार्मोन्स हैं जो रिलीज होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स उनको बोलते हैं, और उनका काम ये होता है कि जो यूट्रस है उसको कंट्रैक्ट करे और रिलैक्स करे. बिल्कुल द सेम प्रोसेस जैसे कि डिलीवरी होती है, बेबी बॉर्न होता है, यूट्रस कंट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, और बेबी एक्सपेल आउट होता है थ्रू वजाइना. सेम चीज़ हो रही है हमारी ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, कि वो कंट्रैक्ट कर रहा है और रिलैक्स कर रहा है, और जो हमारी एंडोमेट्रियम बनी हुई है वो एग्जिट आउट हो रही है बॉडी से. अब ये जो पेन हो रहा है ये मस्कुलर पेन है. ये जो मसल्स है यूट्रस की, वो कंट्रैक्शन की वजह से वो दे आर हर्टिंग. तो थोड़ा बहुत जो है पेन नॉर्मल है, क्योंकि वो एक प्रोसेस हो रहा है वहाँ पे. उसके साथ में और बहुत सारी चीज़ें जैसे बैक पेन है, लेग पेन है, या मेलेज यानी कि अच्छा नहीं लगना, एक फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग वेल. इवन कुछ लोग बोलते हैं मुझे तो फीवर भी आ जाता है. तो बहुत तरह के डिफरेंट सिम्टम्स हैं बिफोर द पीरियड, और जैसे ही पीरियड स्टार्ट होता है तो धीरे धीरे वो वीन ऑफ हो जाते हैं. तो सम अमाउंट ऑफ पेन और ज़्यादा पेन, थोड़ा और ज़्यादा पेन एक नॉर्मल पार्ट ऑफ दिस होल प्रोसेस है. लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी हैं, जो मेडिकल कंडीशंस हैं, जिनकी वजह से ये पेन एक्सक्रूशिएटिंग हो जाता है, यानी अनबेरेबल हो जाता है. तो हम कब उसको ये मानते हैं कि अगर वो लेडी, वो गर्ल बिल्कुल बेड से उतर ही नहीं पा रही है, इतना सिवियर पेन है, वो खड़ी ही नहीं हो पा रही है, प्लस अपने तो उसके डेली डे टू डे के काम हैं, चोर्स हैं, उनको नहीं कर पा रही है बिकॉज ऑफ पेन, देन इट इज़ एन एक्सक्रूशिएटिंग पेन एंड इट हैज़ टू बी एक बार शोन टू द मेडिकल प्रैक्टिशनर. अगर उनके जो भी टेस्ट हैं वो क्लियर आ जाते हैं तो यानी उसकी बॉडी के लिए वही नॉर्मल है. अच्छा. लेकिन ऐसे ही केसेस में कभी कभी ये पिक होता है कि शायद वो लड़की, एक कंडीशन है, मेडिकल कंडीशन एंडोमेट्रियोसिस, शायद वो उससे सफ़र कर रही हो, उसकी वजह से इतना सिवियर पेन है, या यूट्राइन फाइब्रॉइड्स हो गए हैं, उसकी वजह से पेन हो सकता है. तो बट दैट हैज़ टू बी रूल्ड आउट. वो रूल आउट करने के लिए, अगर किसी लड़की को बहुत एक्सेसिव पेन है तो वो रूल आउट करने के लिए एक बार डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है. एक बार डॉक्टर ने आपको क्लीन चिट दे दी, उसके बाद आप जो भी फॉलोअप वो बताएंगे उसके हिसाब से कर सकते हैं. लेकिन मैं आपको यहाँ पे, क्योंकि आपने पेन की बात करी है, तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि हम जब कम्युनिटी में जाते हैं या सेशंस लेते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, तो हम लड़के से पूछते हैं कि बेटा क्या करते हो जब पेन होता है, तो हाउ डू यू मैनेज इट, आपको घर में क्या बताया जाता है. तो कुछ बोलते हैं कि हम तो लेटे रहते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, दे स्किप स्कूल्स उन दिनों में. और या कुछ लोग बोलते हैं कि मम्मी बोलती है कि ये थोड़ा हॉट फर्मेंटेशन, गर्म पानी की सिकाई करने से तो उससे रिलीफ होता है. तो हम बोलते हैं कि तो आप मेडिसिन नहीं लेते, मतलब पेन रिलीव करने के लिए. तो बोलते हैं नहीं मम्मी बिल्कुल मना करती है, मेडिसिन बिल्कुल नहीं लेनी होती है. क्यों मम्मी, क्या कहती है? मम्मी कहती है कि उससे और ज़्यादा पीरियड का फ्लो जो है बढ़ जाएगा और दूसरे कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे, या फिर इवन लेटर स्टेजेस में बच्चा होने में भी प्रॉब्लम हो सकती है. तो ये सब बातें जो मदर्स हैं उन्होंने भी, क्योंकि शायद कहीं से एक चला आ रहा है ट्रेंड, तो इस बातों की वजह से मदर्स अपनी बेटियों को वो पेन रिलीव करने के लिए बिल्कुल सजेस्ट नहीं करती हैं कि कोई मेडिकेशन ली जाए. नाउ कॉन्ट्रेरी टू दैट, अगर आप मेडिकल एडवाइस उसके लिए लोगे तो इट इज़ एब्सोल्युटली सेफ़ टू टेक एन एंटीस्पैज़मोटिक या NSAID जो मेडिकेशन है, पेन रिलीविंग मेडिकेशन है, वंस और ट्वाइस इन द होल मंथ, क्योंकि वो कुछ ही घंटों में आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम से बाहर निकल जाएगी और जो पेन रिलीफ करना है वो कम कर देगी.
लेकिन उसका कोई भी रेलेवेंस या रिलेशन इनफर्टिलिटी से नहीं आया है कि अगर आपने पीरियड के समय में दवा खाई तो बच्चा नहीं होगा या फ्लो हैवी हो जाएगा या और कोई कॉम्प्लिकेशन होगी। लेकिन पता नहीं क्यों एक ये माइंडसेट है कि बच्चियों को मेडिकेशन नहीं लेने देते वो लोग। तो ऐसे टाइम पे हम उनको एडवाइस करते हैं कि ये बात ठीक नहीं है, आप अपनी मदर को बोलिए कि एक बार किसी डॉक्टर से लिखवा के लेके आ जाएं, और अगर आपको बाकी चेकअप करके आपको क्लीन चिट दे देते हैं कि आपको और किसी तरह की कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, इट इज़ परफेक्टली सेफ टू टेक पेन किलर जो आपको सूट करेगी टू रिलीव द मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स। वाओ। ओके, ये अचार, हाँ इसको टच करना चाहिए नहीं करना चाहिए? बहुत बड़ा एक पीरियड्स और अचार का एक कॉम्बिनेशन है, मतलब आपकी इवन एक बुक भी है जो आप लोग शेयर करते हैं किट के साथ में, आई बिलीव, टिंकी पिंकी और आम का अचार। हाँ, तो प्लीज क्या कहानी है इसकी? क्या कहानी है इसकी? सो ये बुक जैसे आप देख रहे हैं, इसका नाम है टिंकी पिंकी और आम का अचार। सो अचार और पीरियड्स का जन्म जन्म से पता नहीं क्या नाता रहा है, नाता मतलब कि क्रॉस रहा है कि अचार नहीं छू सकते। आप किसी भी हाउस होल्ड में पूछ के देख लीजिए, अगर आप अपने भी घर में अपने मदर से पूछेंगे या किसी और उससे कि क्या अचार नहीं पीरियड्स के समय में छूते हैं ख़राब हो जाता है, तो वो शी विल बी वेरी पॉजिटिव कि हाँ हाँ अचार तो बिल्कुल नहीं हाथ लगा सकते, अचार ख़राब हो जाएगा। तो इस वजह से ये किताब मैंने जो लिखी है, इसका जो टाइटल भी इसीलिए रखा गया है कि अचार वाला जो मिथ है और उससे रिलेटेड जितने मिथ्स हैं पीरियड से रिलेटेड, उनको हमने इसमें ब्रेक किया है। हमने इसमें एक ग्रोइंग अप में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं बॉडी में, फिज़िकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, उनके बारे में बात करी है। एक लड़की को जो भी ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ मेंस्ट्रुएशन जो है वो इसमें बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में स्टोरी के फॉर्मेट में हमने कवर किया है। अब आपने अचार की बात करी कि अचार क्यों नहीं का क्या रिलेशन है? सो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमने पहले भी बात की कि बहुत सारे जो रिचुअल्स हैं या बहुत सारे जो इनहिबिशंस हैं, सिक्लूजन्स हैं, वो रिसोर्सेज की कमी की वजह से स्टार्ट हुए होंगे और धीरे धीरे बस एक वो इनग्रेन्ड एक चीज़ बन गई कि वो हर जनरेशन में पास ऑन होते चले गए। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और समझनी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मेंस्ट्रुएशन का और रिलीजियस जो हमारे कुछ प्रैक्टिसेस हैं बहुत स्ट्रॉन्ग, हर घर के अंदर एक कोरिलेशन रहा है। तो बहुत सारी प्रैक्टिसेस जो बहुत सारी चीज़ें मना है इनहिबिशन, वो रिलीजियस एस्पेक्ट्स की वजह से भी मना है। बियॉन्ड दैट, अब मान लो अचार की ही बात करते हैं, तो पहले क्या एक ट्रेंड था कि आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि सिक्लूजन कर दिया जाता था बिकॉज रिसोर्सेज नहीं थे, तो ड्रिपिंग हो रही है तो अच्छा नहीं लगता था। सिक्लूजन के साथ साथ उनको ये भी बोला जाता था कि आपको 4 दिन 5 दिन नहाना नहीं है। अच्छा, क्या? या सर नहीं धोना है, नहाना हाँ, नहीं सर है। नहीं धोना है तो आया नहीं, नहाने के लिए भी। अच्छा, ये द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि हर कल्चर, हर रीजन में आप जाओगे, जैसे कि भाषा चेंज होती है, खाना चेंज होता है, तो ये मिथ्स भी चेंज होते हैं। महाराष्ट्र में मैं देखती हूँ कुछ अलग तरह की चीज़ें हैं, नॉर्थ में मैं देखती हूँ वहाँ पे कुछ अलग तरह के, ऑल द मोस्ट सिमिलर ही रहते हैं लेकिन फिर भी वेरी करते हैं। तो बहुत सारे कल्चर्स में है कि 3rd डे या 4th डे तक आपको सर नहीं धोना है, तो यानी आप नहाए भी नहीं हो, आपने सर नहीं धोया। अच्छा, उस टाइम क्यों रहा होगा? अगर हम उसको रेट्रोस्पेक्ट करें तो भाई पहले बाथरूम्स तो नहीं होते थे, घरों के अंदर नहीं होते थे, कहीं बाहर जाना पड़ता था, कोई पॉन्ड होता था, कोई तालाब, कोई लेक, वहाँ जाके लेडीज़ नहाती थी, कपड़े वगैरह धोती थी। तो अब अगर किसी को पीरियड्स हो रहे होंगे और एक कोई क्लोज्ड बॉडी है, वाटर बॉडी है, या इवन अगर कोई नदी भी है, कुछ भी है, तो एक शायद अच्छा नहीं लगता होगा बाकी लोगों को कि उसी में हम भी नहा रहे हैं, उसी में ये भी नहा रही है। सो वो सिक्लूजन कर दिया गया कि आप पानी की कोई बॉडी को जाके ये मत करो और जस्ट स्टे आउट, तो आप नहाओ भी मत। इंसान इवॉल्व हो गया पर हाँ, कहानियां नहीं हो रही है अभी भी। तो जब आप नहाए नहीं हो, आप एक जगह पे बैठे हुए हो, तो आपकी पर्सनल हाइजीन आप खुद सोचो कैसी हो रही होगी, एंड जिसकी वजह से आप बीमार भी हो सकते हो। बीमार भी बिल्कुल पड़ते थे उसकी वजह से। तो अब क्या हो रहा था कि अचार, कम बैक टू अचार, द माइटी अचार, क्योंकि अचार का जो एक प्रोसेस है बड़ा टीडियस प्रोसेस है, अचार को बनाना, उसको रखना। आपको पता है कि मतलब पहले बना के सालों साल चलता था, तो काफ़ी मेहनत लगती थी उसमें। अब
कभी रहा होगा या कुछ हुआ होगा कि किसी कोई महिला पीरियड में रही होगी, उसने अचार को छू लिया, वो ख़राब हो गया, जबकि कंप्लीटली अचार ख़राब होने के एनवायरमेंटल या फिज़िकल रीजंस है। अगर आप उसमें गीला चम्मच डाल दोगे, अगर आप उसमें कुछ और यानी क्रॉस कंटामिनेशन बेसिकली, राइट, अगर क्रॉस कंटामिनेशन हो जाए तो ख़राब हो जाएगा। लेकिन अचार को प्रिजर्व इसलिए जाता होगा कि कभी किसी ने उसको हाथ लगाया होगा और वो पीरियड में भी होगी, तो शायद उनको लगा कि अचार ही खराब हो जाता है, और हो सकता है वो अचार पहले से खराब हो, या किसी ने गीला गंदा चम्मच डाल दिया हो उसके अंदर। अब मतलब आप हाथ डाल के तो अचार नहीं निकालोगे ना। एक चीज़ इसके ऊपर मेरे दिमाग में और भी आती है, क्योंकि अचार बनाने में टाइम बहुत लगा करता था, तो बहुत सारे लोग अचार बना करके रखा करते थे और उसको प्रिजर्व करते थे फॉर इयर्स एंड इयर्स। तो 2 साल 3 साल चलता था एक अचार। अब जो चीज 2 साल 3 साल आप चलाने की कोशिश कर रहे हो, वैसे ही हाउ वेल यू हैव प्रिजर्व्ड ये भी नहीं पता, तो खराब होने के देयर कुड बी सो मेनी रीजंस। लेकिन अचार के लिए ये हो गया। अच्छा, अचार एक और चीज मना करते हैं कि खट्टा खाना मना होता है। ओह, हाँ, अगर आप देखेंगे तो अचार खाना मना है। अचार खाना क्यों मना है? क्योंकि वो खट्टा होता है, उसके अंदर सार बहुत फैक्टर होता है। दूसरी चीज़ ये है कि और बोलते हैं तो कि खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए ये भी बता दीजिए। एब्सोल्युटली खाना चाहिए, जो मन करे खाना चाहिए, जो करना है सो व्हिच मींस पीरियड्स में कोई मनाही नहीं किसी चीज को खाने को लेकर के। भी अगर आप मेडिकल उसके बारे में बात करेंगे, साइंटिफिक रीजनिंग लेंगे, तो कोई रीज़न नहीं है। देखिए, अचार खाने का, या चलिए हम बात करते हैं, आपने बोला कि मैंने आपको बताया कि नहाना मना था, सर धोना मना था। राइट। सर धोना पॉसिबली इसलिए मना हो सकता है कि अगर मान लो सर्दी का टाइम है, आपने ठंडे पानी से, पहले तो गीजर्स और ये नहीं थे ना हमारे पास, आपने सर्दी में नहाया, तो आप बीमार पड़ सकते हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि यू आर ऑन योर पीरियड और नॉट। ऐसा हुआ होगा कि बीमार हो गए होंगे, मतलब कोई तो कोरिलेशन उन्होंने बनाया जो कि एब्सोल्युटली साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है कि अगर वो पानी यहाँ पड़ रहा है और मेंस्ट्रुएशन जहाँ से हो रहा है वो बिल्कुल एंटायरली अलग जगह है, उसका ये पानी सर पे पड़ा, उससे कैसे फ्लो ज़्यादा हो जाएगा, कैसे कमर में दर्द हो जाएगा, कैसे क्या कहते हैं बहुत तरह की तकलीफ़ें हो जाएंगी, कोई साइंटिफिक रिलेशन नहीं है। पहले के टाइम में जो कॉइन्स हुआ करते थे वो या तो कॉपर के थे या वो सिल्वर, और बहुत अगर मैं पीछे जाता हूँ तो थे। और जब भी हम लोग गंगा जी, यू नो, यू वुड हैव हर्ड, आप नदी के पास से निकल रहे हैं, आप पॉन्ड पे हैं, आप वहां पे फेंकिए और कुछ ना कुछ विश मांग लीजिए। सो वो विश मांगने के लिए नहीं उन्होंने, मुझे लगता है, कहा होगा, वो आइडिया ये होगा कि पॉन्ड का पानी या जो नदी का पानी है वो क्लीन होता रहे, प्योरिफिकेशन प्रोसेस रहे, इसीलिए आप उसके अंदर थ्रो करते रहिए। सो ये एक लॉजिक बन गया उस जमाने में, जो आज भी चला आ रहा है। आज हम, क्योंकि भाई नदी को क्या करना है पैसे का, नदी को क्या करना है पैसे का, वो तो आप अगर दिल से कोई भी चीज यूनिवर्स से मांगेंगे तो पूरी यूनिवर्स आपको वैसे भी हेल्प करने वाली है। कॉपर इज व्हाट इज नीडेड, कॉपर और सिल्वर इज दैट व्हाट वाज नीडेड। सेम केस अगर मैं उठाकर आज भी देखूं उन पुरानी कहानियों का, जिन कहानियों पे आज भी हमारे जो यू नो प्रोसेसेस हैं या जो मना किए जा रहे हैं, जो मिथ्स हैं या रियलिटी, सो कॉल्ड रियलिटी हैं, मुझे लगता है उसको रिविजिट करने की जरूरत है, और बहुत ज्यादा जरूरत है, जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज द लॉजिक बिहाइंड दैट पर्टिकुलर रीजन, दैट पर्टिकुलर स्टोरी। वो क्यों ऐसा कर रहे थे। जब सर पे आप पानी डालने की बात कर रहे हो, मुझे पर्सनली कोई लॉजिक नहीं समझ में आता। मुझे लगता है बल्कि आप जितना ज्यादा साफ रहेंगे उतनी तबीयत आपकी ठीक रहेगी। एग्जैक्टली। आप ये बात कर रहे हो ना कि जो सिक्लूजन या इनहिबिशंस थे, देखिए आपको भी पता है कि डिस्कम्फर्ट होता है उसके अंदर, तो एक औरत को आराम देने का भी रीजन था ना कि वो एक साइड में बैठेगी। भाई 5 दिन उसको इतना स्ट्रेन, पहले क्या वॉशिंग मशीन थी, क्या मिक्सर ग्राइंडर था, हर चीज फिजिकल हाथ से करनी पड़ती थी, बहुत मेहनत का काम करती थी औरतें, और मे भी एक ही औरत पूरे घर का सब काम करती थी, बिल्कुल। तो उसको आराम देना कॉन्सेप्ट था। बट आज जब मेरे घर में वॉशिंग मशीन है, ग्राइंडर है, इवन ये डिश वॉशर है, मैं कोई भी फिजिकल लेबर नहीं कर रही हूँ जिससे कि मैं इतनी, मतलब जो मैं उसमें ना कर पाऊँ। आई अंडरस्टैंड, बहुत सारी, और ये सबके लिए वेरी करता है, बहुत सारी लेडीज़ को होता भी होगा कि पूरे दिन, पहले दिन वो नहीं उठ पाती हैं, तो ठीक है वो आराम कर सकती हैं, बट कॉन्सेप्ट यहाँ पे आराम का रहा था। अब अगर मैं बिल्कुल फिट हूँ, परफेक्ट हूँ, मुझे उतना पेन भी नहीं हो रहा, वाई आई शुड नॉट एंटर माई किचन। मेरी हाइजीन परफेक्ट है, मैंने सुबह सुबह नहा लिया है, कोरोना के बाद से हम इतना ज़्यादा हैंड सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं, तो मेरी हाइजीन परफेक्ट है। मैं चाहे किचन में जाऊँ, चाहे मैं अपने बेड पे सोऊं, सोफे पे बैठूं, हाउ डज इट मैटर?
मतलब किसी चीज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। यानी जो की पॉइंट है वो है कि हमें अपनी हाइजीन मेंटेन करनी है। पूजा क्यों नहीं करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा मुझे लगता है मिथ है या रियलिटी है, उसके बारे में प्लीज़। उसके बारे में देखिए हमारा ये कहना है, और हम बहुत क्लियरली अपने सेशंस में ये बात को एडवोकेट करते हैं कि जहाँ पे आपका कोई रिलीजियस रीज़न आ रहा है, बहुत आपने सुना होगा कि जो लोग हैं अगर शादी हो रही है घर में तो वो अटेंड नहीं, मतलब जो रिचुअल्स हैं उसको अटेंड नहीं कर Right. सकते, या कोई घर में इंपॉर्टेंट पूजा है वास्तु की या कुछ भी ऐसी है वो उसका पार्ट नहीं बन सकती हैं लेडीज़। तो हमारा ये इसके अंदर स्टैंड है कि भाई वी आर नोबडी, जो हम आपको ये बोले कि नहीं जी आप तो पूजा करो कुछ नहीं होगा, नहीं आप रोज़ तुलसी को पानी दो कुछ नहीं होगा, नहीं, इट इज़ योर इंडिविजुअल चॉइस एंड फेथ। तो जो चीज़ें रिलीजन से रिलेटेड हैं वो कम्प्लीटली आपकी अपनी चॉइस है, उसको करना है नहीं करना है। हमारा कंटेंशन, हमारा जो बात हम लोगों को कहना चाहते हैं वो ये है कि जहाँ पे एक औरत की डिग्निटी का सवाल आता है वो हार्म नहीं होनी चाहिए। डिग्निटी हार्म होती है घर के बाहर बिठा देने से, डिग्निटी हार्म होती है उसको ये 25 दिन औरत खाना बना रही है और अपनी फैमिली के साथ बैठ के खाना खा रही है, Outcast कर देने 5 दिन उसको बोला जाता है कि आज तुम डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना मत खाओ, तुम्हारे बर्तन अलग हैं। ये डिग्निटी है। दिस हैपेंस इन मतलब अर्बन, आप रूरल की मैं क्या बात बताऊं आपको, इन फैमिलीज लाइक योर्स एंड माइन, या इन एजुकेटेड पीपल। क्यों? क्योंकि चीज़ों को रिलीजियसली भी बहुत स्ट्रांगली एक उसका कनेक्शन है। तो ये चीज़ें अभी भी हो रही हैं, बट मुझे जो लगता है और जो मैं हमेशा बात कहती हूँ कि अगर आपकी हाइजीन ठीक है, आपने अपना पैड एक सर्टेन टाइम के बाद में 6 या 7 आवर्स पे आप बदल रहे हो, या जो भी प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो उसको चेंज कर रहे हो, और आप फिजिकली अपने आप को फिट, मतलब यू आर फाइन, यू डोंट हैव एनी पेन, अगर आप ऐसा फील कर रहे हो, यू द लेडी शुड बी फ्री टू डू एनीथिंग। जो वो रेगुलर समय में काम करती है उसको पूरी आज़ादी होनी चाहिए वो सब काम करने की। थोड़ी देर पहले जब आपने बताया था कि पहले के समय में बहुत सारे हमारे पास में रिसोर्सेज नहीं थे, जिनकी वजह से लेडीज यूज्ड टू ड्रिप इन द एंटायर हाउस, तो पूजा घर में भी जब वो जाएंगी तो ऑब्वियसली हम वहां पर भी वही चीज होगी, किचन है जो मेन सेक्रेट चीजें होती हैं जगह। एग्जैक्टली। सो क्या ऐसा हो सकता है कि पूजा किचन ये सब चीजों से इसलिए दूर रखा जा रहा था जस्ट बिकॉज दे वर ड्रिपिंग, और हाइजीन इज अ मेजर इशू जो कि आज मेंटेन हो चुका है? तो कर सकती है। साइंस के अगर बैकिंग से पूछें, पूजा करने में आपको या कुछ भी टच करने में कोई हार्म, कुछ साइंस नहीं हो रहा है। लेकिन मैं फिर वही बात बोलूंगी कि ये रिलीजियस एस्पेक्ट जो है कम्प्लीटली एक इंडिविजुअल्स फेथ और उसके ऊपर चॉइस होनी चाहिए। बियॉन्ड दैट कोई भी चीज़ फॉलो ऐसी नहीं है जिसकी वजह से हमारे मेंस्ट्रुअल हेल्थ के ऊपर कोई असर पड़ेगा, जिसको सोचते हुए जो भी आज की डेट में हमारे पास में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं फॉर द हाइजीन पर्पस, इफ जस्ट कुड एक्सप्लेन। ओके, सो हाउ इट स्टार्टेड कि पहले औरतें, आपको आपने सुना होगा, कपड़ा यूज़ करती थी। ओके, तो जो पुराना कपड़ा हुआ, गंदा कपड़ा हुआ, उसको वो यूज़ करती थी टू सोक द मेंस्ट्रुअल ब्लड। धीरे धीरे और एडवांसमेंट हुआ, धीरे धीरे जो है पैड्स आने लग गए, कॉटन के बने हुए होते थे पहले, फिर और मॉडिफिकेशन हुआ। तो अब आज के टाइम पे ऐसे पैड्स आते हैं जो 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 लिक्विड है, जो ब्लड है, वो जाके जेल बन जाता है, यानी इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है। तो सैनिटरी पैड्स से स्टार्ट हुआ था ये, और सैनिटरी पैड आज बहुत ही एक प्रीमियम लेवल पे आ चुके हैं कि बिल्कुल ही पता भी नहीं चलता है कि यू आर ऑन योर पीरियड। लेकिन सैनिटरी पैड जो रेगुलर डिस्पोजेबल वन टाइम यूज सैनिटरी पैड है, ये कुछ इस तरह के मटेरियल के बने होते हैं, जैसे कि आप समझ लीजिए कि आपका प्लास्टिक, एक प्लास्टिक बैग, यानी इट इज़ सेड कि एक सैनिटरी पैड में उतना प्लास्टिक का वो हो सकता है जैसे 3 प्लास्टिक बैग के बराबर एक सैनिटरी पैड के अंदर जो उसका अब्जॉर्बेंट मटेरियल है, जो रेयॉन बेस्ड होता है, वो होता है, विच मीन्स एंड विच शोज़ कि इट इज़ नॉट एनवायरनमेंट फ्रेंडली। प्लास्टिक हमको पता है एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है, डिकंस्ट्रक्ट नहीं होता, डिकम्पोज नहीं होता है, एंड वैसे के वैसे ही रहता है, और बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेंट का रीज़न बनता है, एयर, वाटर, सॉइल, हर तरह का पॉल्यूशन करता है। उसी तरह से हमारे जो सैनिटरी पैड्स हैं, ये जो सैनिटरी वेस्ट जब हमारा बनता है, जो क्रिएट होता है, वो अप्रॉक्सीमेटली आप अगर उसको एनविजन करें 46
100 एलिफेंट्स के बराबर पर ईयर इंडिया जनरेट्स द सैनिटरी वेस्ट. इट इज़ सच अ ह्यूज अमाउंट, और वो डिकम्पोज होने वाला नहीं है क्योंकि वो प्लास्टिक है और क्योंकि हम वो कहते प्लास्टिक है हैं और राइटली डिस्पोज नहीं हुआ है. यानी आपको पता होगा जो मेडिकल वेस्ट है वो इंसिनरेटर्स में जाता है और एक अलग प्रोसेस से बर्न होता है और कम लेस पोल्यूशन करता है. लेकिन ये वाला तो हम अपने होम गार्बेज में डालते हैं क्योंकि, तो ये ट्रैश जाता है डंपिंग ग्राउंड्स में और वहाँ पे ये एक एरिया में डंप होके पड़ा रहता है. तो इसलिए जो ये सैनिटरी पैड्स हैं, डिस्पोजेबल सैनिटरी पैड, दे आर नॉट एनवायरनमेंट फ्रेंडली. नाउ इट इज़ अ सिचुएशन, इट इज़ अ ग्रेव सिचुएशन. तो जब भी हमारे पास कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम उसके बेटर सॉल्यूशंस ढूंढ लेते हैं. तो अब काफ़ी टाइम से, बहुत सालों से इसके ऊपर काम हो रहा था और अब हमारे पास जो है इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोडक्ट्स जो हैं, जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं, सेफ़ हैं एंड रीयूजेबल हैं. ओके. जैसे कि आपका मेंस्ट्रुअल कप, एक छोटा सा एक प्रोडक्ट होता है, या हमारे पास है रीयूजेबल क्लॉथ पैड्स. तो जैसे मैंने आपको बताया कि पहले हमारी जो मदर्स थे, या मतलब इवन और ग्रैनीज जो थे, वो लोग यूज़ करते थे कपड़ा. यानी कपड़ा इज़ द बेस्ट प्रोडक्ट टू सोक मेंस्ट्रुअल ब्लड. बट वो भी मैंने सुना है कि उतना हाइजीनिक नहीं होता था. राइट, कमिंग टू दैट. तो अगर कपड़ा साफ है और सूखा है, इट्स कम्प्लीटली सेफ टू यूज़. ओके. लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज़ की मेंटेन नहीं कर पाते हैं. वो क्या करते हैं कि जो कोई डिस्कार्डेड कपड़ा है, जो अलमारी में कोई साड़ी कॉटन की पड़ी हुई है 4 साल से बंद, एक बंद अलमारी के अंदर, उसको निकालेंगे, उसको यूज़ कर लेंगे. दैट इज़ नॉट सेफ, क्योंकि उसके अंदर बिकॉज ऑफ अ क्लोज्ड एनवायरनमेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं जो इन्फेक्शन का कारण बन सकते हैं. इसी तरह से बहुत सारे लोग रीयूज़ करते थे उसको, कपड़े को. तो वो चलो धो लिया थोड़ा सा पानी से, अब क्योंकि वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो क्लोज लाइन पे आप उसको डाल दोगे, तो उसको छुपा के बाथरूम में सुखा लिया या गद्दे के नीचे सुखा लिया, तो वापस बिकॉज ऑफ डैम्पनेस वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ हो सकती है और वो इन्फेक्शन का रीज़न बन सकती है. तो इसी तरह से, लेकिन हमें ये पता है कि कपड़ा, कॉटन का जो कपड़ा है, सबसे अच्छी चीज़ है यूज़ करने के लिए, क्योंकि डिकम्पोज भी हो जाएगा और ब्लड भी सोक करेगा. उसी को वापस आते हुए अब एक रीयूजेबल क्लॉथ पैड्स प्रॉपर मैन्युफैक्चर्ड इन कंपनीज आने लगे हैं, जिनकी एब्जॉर्बेंसी बहुत अच्छी है और वो कई सालों तक यूज़ किए जा सकते हैं. मतलब वॉश करना है और रीयूज़ करना है, वॉश करना है, बट दे आर मेड कंप्लीटली सेम ओनली. आप उसको सुखाओगे कैसे? राइट. लेकिन इसीलिए ये फ़र्क है कि शायद ये रूरल में नहीं वो लोग कर पाएंगे, बट अर्बन में जो वोक हैं लोग आपकी तरह से, जो समझते हैं एनवायरनमेंट के लिए कितना बड़ा हैवक है ये जो सैनिटरी पैड्स हैं, वो दे टेक दिस एक्स्ट्रा एफर्ट और वो इनको वॉश भी करते हैं और इनको सुखाते भी हैं और इनको रीयूज़ भी करते हैं. आई थिंक इसमें एक और चीज़ को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, जस्ट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे अफ्लुएंट लोग शायद ये इतना टीडियस प्रोसेस में ना जाना चाहें कि नहीं ठीक है, इट्स ओके, वी आर ओके विद मे बी द सैनिटरी पैड्स. पर सैनिटरी पैड्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वहाँ पे प्लास्टिक यूज हो रहा है. और जैसे हम प्लास्टिक की बात करते हैं, वी नो दैट माइक्रो प्लास्टिक, नैनो प्लास्टिक इन सम वे और दी अदर हमारी बॉडी के अंदर, या वी आर एक्सपोज टू दैट, या हमारी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं जा रहा है. क्योंकि जब भी पीरियड्स होते हैं तो उसके उन दिनों में ब्लड आप मेंस्ट्रुएट कर रहे होते हो, ब्लड निकल रहा होता है और वहीं पे ही आपका प्लास्टिक का पैड भी इन अ वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी रखा होता है. इसका जो प्रोज एंड कॉन्स है, प्लीज उसके ऊपर थोड़ा सा एक्सपैंड करिए, लाइट डालिए. राइट. तो ये जो मैंने आपको बताया डिस्पोजेबल रेगुलर सैनिटरी पैड जो हम हमेशा से आपको बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं, तो ये पैड्स जो हैं बने होते हैं एक ऐसे मटेरियल से जो बहुत हाईली एब्जॉर्बेंट होता है. उसके ऊपर एक कवरिंग होती है जो लिक्विड को नीचे से वापस ऊपर नहीं आने, यानी कि वो ड्राई वीव जो होती है एकदम ड्राई फील होता है. तो इट्स अ वंडरफुल प्रोडक्ट, बहुत आपको कंफर्ट देता है. लेकिन क्योंकि नॉन एनवायरनमेंट फ्रेंडली है तो इससे और बहुत ज़्यादा इश्यूज़ और क्या हो सकते हैं कि जब ये पैड्स होते हैं तो ये आपको इतना वाइट दिखता है. तो वाइट इसलिए दिखता है क्योंकि ऑल दीज प्रोडक्ट्स आर ब्लीच्ड, स्टेरलाइज कर जाता है इनको केमिकल्स से, प्लस इनको ब्लीच किया जाता है. सो नाउ इसकी वजह से इसमें एक केमिकल हो सकता है जिसका नाम है डायऑक्सिन. नाउ डायऑक्सिन इज़ अ नोन कार्सिनोजन. अब जैसे आपने बोला, क्योंकि पैड की प्रॉक्सिमिटी और जहाँ से मेंस्ट्रुअल ब्लड आ रहा है उसकी प्रॉक्सिमिटी बहुत नज़दीक है,
तो जो हमारा वेजाइनल म्यूकोजा है वो बहुत हाईली परमिएबल होता है, यानी वो बहुत जल्दी अपने अंदर कोई भी चीज़ अब्जॉर्ब कर सकता है। तो उसकी वजह से ऐसा पॉसिबिलिटी है, ऐसे चांसेस हैं कि जो केमिकल आपके पैड में है वो आपके बॉडी में अब्जॉर्ब होके लिम्फेटिक ड्रेनेज के अंदर, जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है उसके अंदर रह सकता है, एंड एनी टाइम लेटर इन लाइफ इट कैन एग्जिबिट एज अ कैंसरस और एनी अदर मेडिकल कंडीशन। या जो पैड्स होते हैं इसमें इसकी वजह से लोगों को रैशेस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो डेफिनेटली जहाँ इसके बड़े प्रोज हैं कि बहुत इजीली अवेलेबल है, आराम से डिस्पोज कर सकते हैं, बहुत कंफर्टेबल है, कन्वीनियंट है, तो ये कुछ इसके कॉन्स भी हैं। अभी हम बात कर रहे थे पीरियड इसके बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में। तो एक और तरह का बहुत अच्छा रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है जिसका नाम है पीरियड पैंटी। सो पीरियड पैंटी भी क्लॉथ की ही बनी होती है, एक बहुत एब्जॉर्बेंट मटेरियल की बनी होती है। इट्स वेरी पॉपुलर दीज डेज। और उसको एक जैसे हम रीयूजेबल पैड के बजाय डायरेक्ट यू हैव टू वेयर द गारमेंट एंड वेयर इट द होल डे एंड वॉश इट ऑफ। सो वो भी बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट है। टैम्पोन्स हैं। तो ऑल दीज प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल। अच्छी बात यह है कि जो ये पैड्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, वन टाइम डिस्पोजेबल पैड, क्योंकि इनके प्रोज बहुत ज़्यादा हैं तो इसका भी एक तोड़ निकाल लिया गया है, इसको एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी बना लिया गया है। अब बायोडिग्रेडेबल वन टाइम यूज़ पैड्स आते हैं, सैनिटरी पैड्स, जिनको आपको यूज़ करके धोना नहीं है, फेंक देना है जैसे रेगुलर पैड को। और वो हर बड़ा ब्रांड बना रहा है, हर बड़ा ब्रांड ऑलमोस्ट बना रहा है। और उसमें फ़ायदा यही है कि वो जो मटेरियल उसमें यूज़ किया गया है, जैसे कि पल्प है, वुड पल्प है, बैम्बू है, ये है, एब्जॉर्बेंट बहुत ज़्यादा है और बायोडिग्रेडेबल भी है। सो समबडी हु डजंट वांट टू स्विच टू अ मेंस्ट्रुअल कप और ये क्लॉथ पैड के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता है, दे कैन ईजिली स्विच टू अ बायोडिग्रेडेबल वर्जन ऑफ अ टैम्पोन और ऑफ अ सैनिटरी पैड। बट जैसे हम बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड की बात करते हैं, आई एम श्योर दैट इट्स लाइक ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स जो थोड़े एक्सपेंसिव हैं। डेफिनेटली फ़र्क है, बिल्कुल उनके कॉस्ट में काफ़ी फ़र्क है मैं बोलूँगी। और देखते हैं, इतनी टेक्नोलॉजी आज एडवांस हो रही है कि ज़रूर आते टाइम पे उनका प्रोडक्शन इस लेवल पे पहुंच जाएगा कि उनका कॉस्ट उस लेवल पे आ जाए, लेकिन अभी तो हाँ, देयर इज़ अ डिफरेंस। जब भी हम बात करते हैं सैनिटरी पैड्स की, तो सैनिटरी पैड्स का यूसेज जो है वो पिछले 40-50 सालों के अंदर ही शुरू हुआ है। उससे पहले आई डोंट थिंक सो उससे पहले सैनिटरी पैड्स यूज़ किए जाते होंगे। उससे पहले आई एम श्योर वो कॉटन क्लॉथ ही यूज़ किए जाते होंगे। क्योंकि ये अगेन क्योंकि नैनो प्लास्टिक है, मैं उस पर्सपेक्टिव से समझना चाहता हूँ कि क्या आपको लगता है कि बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स यूसेज, जो हमारी पिछले 40-50 सालों में जो औरतें हैं, बहनें हैं, जो भी हैं, उनको ये प्रॉब्लम हुई हो कि उनको कोई क्रिटिकल इलनेस, मे बी कैंसर, मे बी अदर सम काइंड ऑफ क्रिटिकल डिजीज, वो सामना करना पड़ा हो उसका? डेफिनेटली इट कुड बी अ प्रोबेबल रीज़न वी कैन से। कैंसर एक ऐसी बीमारी है, बहुत कम कैंसर हैं जो किसी नोन कॉज से होते हैं, इन्फेक्शंस की वजह से होते हैं। सर्वाइकल कैंसर वन ऑफ इट, जैसे है लिवर के कैंसर्स हैं जो इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। उसके अलावा कैंसर किसी को हो तो कोई भी पिन पॉइंट करके आप रीज़न नहीं बोल सकते इसकी वजह से कैंसर हो गया, बट देयर इज़ अ होल लिस्ट ऑफ कार्सिनोजेंस जो कैंसर हमारे बॉडी, टबैको है या बहुत सारे केमिकल्स हैं जो हमारे बॉडी में कैंसर कर सकते हैं जाके। तो उसी तरह से जैसे अब आप बोल रहे हैं कि जब से हमने ये सैनिटरी पैड इस्तेमाल करने शुरू हुए, जिनके अंदर ब्लीच है, डाइऑक्सिन है, बहुत तरह के और केमिकल्स हैं, डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के अंदर लिम्फेटिक ड्रेनेज में जा रहे हैं और कर रहे होंगे। बहुत तरह के कैंसर्स हैं या बहुत तरह की और डिजीज़ेस हैं जो वो अंदर कर रहे होंगे, और उसी वजह से आजकल आप रेट एंड रेशियो ऑफ कैंसर्स अगर आप देखेंगे बहुत बढ़ गया है। बिल्कुल बिल्कुल। आज से 50 साल पहले आप कितने लोगों को अपने घर में जानते थे जिनको कैंसर था? आज अगर मैं आपसे पूछूं तो शायद 5 एग्जाम्पल आप आराम से मुझे दे देंगे। एंड पीपल आर मेकिंग इट वेरी नॉर्मल आल्सो दीस डेज। ओके, कैंसर है, इट्स ओके। हाँ, मेडिकल एडवांसमेंट की वजह से क्योर बहुत अच्छा उसका जो हो गया, प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा हो गया है ट्रीटमेंट का, तो लोग थोड़ा सा इस चीज़ के लिए कंफर्टेबल हो गए हैं। बट डेफिनेटली जितना बचा जा सके कार्सिनोजन से, जैसे स्पेशली टबैको, स्मोकिंग, तो डेफिनेटली कोशिश तो करनी चाहिए। अगर किसी भी सैनिटरी पैड की यूसेज की बात करें तो आपने बोला 6 से 7 घंटे के लगभग का उसका यूसेज होना चाहिए, उसके बाद आप उसको डिस्पोज कर दीजिए और दूसरा करिए। जैसे ही हम वो जो आपने जो पैंटीज़ की बात करी,
क्लॉथ की बात करी, इन केसेस के अंदर क्या इतना ही रेगुलरली एब्सोल्युटली चेंज करना चाहिए? देखिए, एट द एंड ऑफ द डे उसके अंदर क्या है, उसके अंदर ब्लड है, और ब्लड जब तक हमारे बॉडी के अंदर है बिल्कुल हार्मलेस है, बट बल्कि इट इज़ लाइफ टू अस, इट इज़ द रीज़न दैट वी आर लिविंग। द मोमेंट इट कम्स आउट ऑफ योर बॉडी, किसी भी फॉर्म में, चोट लग गई, कट हो गया, या इवन मेंस्ट्रुअल ब्लड, जैसे ही वो बाहर आता है और एनवायरमेंटल एयर से मिलता है, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे चारों तरफ की, इसमें बहुत मल्टीपल मिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बट हमारी इम्यूनिटी इतनी अच्छी होती है कि हमें हर वक्त हर बीमारी नहीं होती है। लेकिन जब वो ब्लड कांटेक्ट में आता है एयर के, तो वो एक बहुत अच्छा ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है फॉर ऑर्गेनिजम्स टू डेवलप। एंड क्योंकि प्रॉक्सिमिटी वापस उतनी ही है, तो इट्स वेरी ईजी फॉर द बॉडी टू टेक अप दोज ऑर्गेनिजम्स, कि वो अपने बॉडी में अपने उसको उन ऑर्गेनिजम्स को लेके इन्फेक्शंस क्रिएट कर सकती है। तो चाहे पीरियड पैंटी हो, चाहे क्लॉथ पैड हो, चाहे रेगुलर पैड हो, आपको इसको एवरी 6 to 7 आवर्स क्लॉथ पैड को या रेगुलर पैड को, लेकिन पीरियड पैंटी जो है उसको थोड़ा सा और शायद ज़्यादा टाइम, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द फ्लो दैट द पर्सन इज़ हैविंग, तो उस पर चेंज करते रहने चाहिए। एक बहुत इंटरेस्टिंग और मैं आपको इससे रिलेटेड बात बताऊं, हम पहले बात कर रहे थे कि इम्प्योरिटी के बारे में, कि इसको टैबू क्यों माना जाता है पीरियड्स को, तो कहीं ना कहीं उसका रीज़न हमारी पुअर हाइजीन भी है। आपको मैं बताऊं क्यों। जब ब्लड बॉडी में रहता है, इट हैज़ नो स्मेल, कोई इसके अंदर आपको ये नहीं आएगा, कट जाएगा तभी भी नहीं आएगा। लेकिन अगर ब्लड बहुत देर तक एक्सपोज्ड रहता है एनवायरमेंटल एयर से, तो क्योंकि ब्लड के अंदर हीम यानी आयरन होता है, सो जब वो आयरन इंटरेक्ट करता है एनवायरमेंटल एयर से, तो उसमें एक पिक्यूलियर सी स्मेल आती है। और ऑलरेडी जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है, इसके अंदर बहुत तरह के टिश्यूज़, म्यूकस, ये सब कुछ मिला होता है। सो जब वो मेंस्ट्रुअल ब्लड हवा के साथ मिलता है, तो इट क्रिएट्स अ वेरी पिक्यूलियर स्मेल विच इज़ ऑल्सो नोन एज पीरियड स्मेल, पीरियड ओडर। नाउ मैं आपको क्यों बोल रही हूँ कि हमें गंदा क्यों मानते हैं लोग उस समय में, क्यों बोलते हैं कि ये अभी गंदी है, या शी इज़ नॉट क्लीन, इम्प्योर है, क्यों? क्योंकि हमारे अपनी पर्सनल हाइजीन हमने मेंटेन नहीं की, हमने 6 से 7 घंटे पे पैड चेंज नहीं किया, हमने 10-11 घंटे तक एक ही पैड लगा के रखा, तो वो जो पिक्यूलियर स्मेल आ रही है, आई माइट नॉट एक्सपीरियंस इट, लेकिन मेरे साथ में जो खड़ा है उसको मेरे अंदर से एक पिक्यूलियर स्मेल आएगी। एंड वही रीज़न है शायद कि जो मेंस्ट्रुएटिंग लेडीज़ हैं उनको गंदा माना जाता है। तो ये भी एक उसका रीज़न है कि हमारी अपनी पर्सनल हाइजीन, तभी मैं कह रही हूँ आपको, अगर मेरी हाइजीन अच्छी है और मेरे हाथ धुले हुए हैं, मैंने नहाया है, मैंने पैड चेंज किया है, मतलब ही नहीं है कि मेरे घर का कोई खाना ख़राब हो जाएगा या किसी को पता भी चलेगा कि मैं पीरियड में हूँ। सो व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ सेक्लूजन? जब हम इंडियन गर्ल्स की बात करें और अगर इनका कंपैरिजन करें, अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो गर्ल्स हैं उनकी, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस रहता है व्हेन दे स्टार्ट मेंस्ट्रुएटिंग? 1, 2, क्या दोनों का ही सेम एज है, क्योंकि एनवायरमेंटल फैक्टर्स तो वहाँ पे भी इम्पैक्ट कर रहे होंगे, बिल्कुल, या वहाँ पर कुछ अलग चीज़ें हैं? नहीं, वहाँ पे जो अब हमारे यहाँ मैंने आपको बताया एक नॉर्मल एज 10 से 12 की हो गई है, वो अभी पिछले कुछ 10-20 सालों में वो उनके यहाँ और पहले से हो गई है। सो उनके यहाँ बहुत टाइम पहले से जो गर्ल्स हैं, दे स्टार्ट देयर पीरियड्स वेरी अर्ली, क्योंकि वही ट्रांजिशन है। हमारे यहाँ जो टेक्नोलॉजी, जो चीज़ें, जो फास्ट फूड कल्चर या जो केमिकल्स का यूज़ अब आया है, उनके यहाँ पहले से हो रहा है, तो उनके यहाँ पे एज ऑफ मेनार्के पहले से ही अर्ली हो गई है, हमसे बहुत पहले से। इससे डिफरेंस क्या आता है? क्योंकि मैंने कहीं पे पढ़ा या सुना था कि जैसे ही आपके पीरियड्स अर्ली हो जाते हैं, वैसे ही आपकी बॉडी में जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स हैं उनका डेवलपमेंट स्लो हो जाता है या बंद तक हो जाता है फॉर दैट मैटर। क्या ये एक रीज़न है जिसकी वजह से उसको डिस्करेज किया जाता है अर्ली मेनार्के को? देखिए, पहली बात तो ये चीज़ हमारे हाथ में नहीं है, किसी के भी हाथ में नहीं है कि हम डिस्करेज कर सकें। वो बॉडी जैसे रिएक्ट करेगी, वो हर इंडिविजुअल की बॉडी बिल्कुल अलग फंक्शन करती है। इट कैन नॉट बी अ कॉपी पेस्ट कि मेरी है और मेरे जो साथ में मेरी क्लास में लड़की बैठ रही है जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, हमारा सेम होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। भले ही हमारी डेट ऑफ बर्थ सेम हो, भले ही हम सब कुछ हो।
तो पर्सनल अपनी मेरे बॉडी का कैसा डेवलपमेंट है वो उस पर डिपेंड करता है। जो अर्ली मेनाके जब हो जाता है किसी लड़की को, यानी 8, 9 या 10 साल पे, या कहीं पे भी 10, 11 साल है, तो ऐसा नहीं है कि उसको बाकी जो ऑर्गन्स का डेवलपमेंट है वो कम हो जाएगा। आप इसको शायद इस तरह से बेहतर समझ पाएँ। मदर्स को एक ये बहुत कंसर्न होता है कि जब मेरी बेटी को पीरियड स्टार्ट हो जाएंगे उसकी हाइट बढ़नी रुक जाएगी। ये कांस्टेंट एक उनका एक ये दिमाग में चीज़ है। अब वो होता क्यों है? एक लड़की का जो स्पर्ट, ग्रोथ स्पर्ट है एडोलेसेंट का, जो प्यूबर्टी जब हिट होती है वो बहुत फास्ट होता है। यानी अगर आपकी बेटी को आप देखेंगे कि जितनी जल्दी उसके कपड़े या जूते छोटे हुए 8, 9, 10 ईयर्स में, वो और 13, 14, 15 में नहीं होंगे। यानी जो स्पर्ट है वो बहुत तेज़ होता है, तो हमें लग रहा है कि बड़ी अच्छी हाइट बढ़ रही है, लेकिन वो स्पर्ट फिर एक एज के बाद आके होता रहता है, हाइट बढ़ेगी अभी भी, लेकिन स्लो डाउन हो जाता है। हम वहीं से उसको रिलेट करते हैं कि देखा इसको पीरियड आया इसलिए अब इसकी हाइट बढ़नी रुक गई। बट वो एक्चुअली क्यों हो रहा है कि जो उसका ग्रोथ स्पर्ट था वो एक सर्टेन ईयर तक था, और तभी उसको प्यूबर्टी हिट हुई, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गया, और जो ग्रोथ का स्पर्ट है वो धीरे धीरे वीन ऑफ हो गया, कम होता चला गया। लेकिन हमें क्या दिख रहा है कि हमारे बच्चे का ग्रोथ कम हो गया या रुक गया जैसे ही उसको पीरियड स्टार्ट हुआ। इसका मतलब है ये भी एक मिथ है कि ये भी एक मिथ है, एब्सोल्युटली। जो आपकी हाइट है, जो आपको पीरियड कब स्टार्ट होगा, बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपके जेनेटिक्स के ऊपर, कि आपकी मदर को कब स्टार्ट हुआ था, आपकी नानी को कब स्टार्ट हुआ था, या आप उस पर्सनली इंडिविजुअली उस बच्चे का ग्रोथ कैसा है। हो सकता है वो पहले से ही बहुत वेल डेवलप्ड हो 10-11 साल तक आते आते, तो उसको पीरियड जल्दी आ सकते हैं। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मदर्स कभी कभी पूछती हैं कि मुझे क्या पता चल सकता है कि मेरी बेटी को पीरियड कब आने वाले हैं, मतलब दे वांट टू हैव दैट क्लॉक कि मैं क्या आई कैन बी प्रिपेयर्ड। सो उसका एक साइंटिफिक या मेडिकल उसकी एक थ्योरी ये है कि जब प्यूबर्टी हिट हो, यानी 8, 9, 10 साल में, सो देयर आर सर्टेन फैक्टर्स, अगर वो बच्ची के अंदर आप वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, सो विच मीन्स कि विद इन 6 months to 1.5 years उसको पीरियड स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसमें क्या क्या है कि सडन इंक्रीज ऑफ हाइट, एकदम से आपने देखा 1 साल के अंदर ही 2 इंच 3 इंच हाइट बढ़ गई है। वेट गेन, एकदम से बच्चा जो है थोड़ा आपको लगने लगा कि इसका वेट ज़्यादा जल्दी गेन हो रहा है। ब्रेस्ट बडिंग, अगर आपको लग रहा है कि ब्रेस्ट बडिंग हो रही है, अगर आपको लग रहा है कि प्यूबिक रीजन में हेयर का अपीयरेंस है, या एक्जिला में, आर्मपिट्स में हेयर का अपीयरेंस है, अगर ये सभी बातें आपको लग रही हैं कि दिख रही हैं मुझे अपनी बच्ची के अंदर, तो विद इन 6 months से लेके 1.5 years तक आपकी बेटी को पीरियड स्टार्ट हो जाएंगे। इट कुड बी 9 years में आपको लगने लगे, इट कुड बी 12 years और 13 years। तो ये कुछ लैंडमार्क्स होते हैं जिससे आप थोड़ा सा रफली प्रिडिक्ट कर सकते हो कि बच्चे को पीरियड्स कब आएंगे। क्योंकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है ये अवेयरनेस स्प्रेड करने के फील्ड के अंदर है, बहुत ज़्यादा इस विषय को लेकर के लोगों को एजुकेट करने के लिए डिफरेंट रीजन्स में जाती है। आप जाते हैं, आपके एडुकेटर्स जाते हैं। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट एग्जैक्टली यू डू, और साथ साथ में बिकॉज आई हैव हर्ड अबाउट योर किट एज वेल, तो व्हाट इज़ दैट किट, क्या क्या होता है उसके अंदर और क्यों होता है? राइट। तो हमजोली फाउंडेशन अप्रोक्सीमेटली 2018 के एंड में वी हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट, एंड एक ही पर्पस था उसमें कि जब मैं बहुत सारे लोगों से, लेडी से मिलती थी या बात होती थी, तो वो हमेशा बहुत कंफ्यूज रहती थी कि या मेरी बेटी को 8, 9, 10, 11 साल की है, आई डोंट नो हाउ टू टॉक टू हर अबाउट कि व्हाट इज़ कमिंग, या क्या आप बता सकती हैं उसको इसके बारे में। तो मैं उनसे यही कहती थी कि भाई आप मदर हैं, यू आर द बेस्ट पर्सन एंड द क्लोजेस्ट पर्सन, सो व्हाट इज़ स्टॉपिंग यू, आप क्यों नहीं बता पाए, या मैं तो बता ही दूंगी, आपने नहीं बताया क्यों, उसका क्या रीज़न है। तो वो एक बहुत लॉजिकल रीज़न देती थी विच मेड सेंस कि मुझे, आई डोंट थिंक आई हैव द राइट वर्ड्स, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं, क्योंकि इट इन्वॉल्व्स ब्लड, तो आई डोंट वांट टू स्केयर हर, मुझे नहीं पता कि सही भाषा किस हद तक क्या बताना है, वो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, तो इसलिए आई हैव ब्रॉट हर टू यू, विच इज़ राइट ऑल्सो। अगर एक 9-10 साल का बच्चा है, और भले ही मैं ही कहती हूँ आजकल सोशल मीडिया की वजह से चीज़ें बहुत अवेलेबल है, दिख रही हैं, ज़्यादातर लड़कियों को पता ही होता है, फिर भी
इसके बारे में एक बहुत सेंसिटिव और एक बहुत तरीका होना चाहिए, क्योंकि आपको बच्चे को डराना नहीं है कि देखो पेन होने वाला है, कि देखो तुम्हें बार बार चेंज करना पड़ेगा. सो देर इज़ अ सर्टेन वे, वेरी स्पेसिफिक वे हाउ यू शुड बी टॉकिंग टू द गर्ल बिफोर हर पीरियड स्टार्ट. तो एक तो वो रीज़न था कि मुझे लगता था कि ये गैप है डेफिनेटली. और फिर मुझे ये भी लगता था कि जब ये गैप अर्बन में, सिटीज़ में जहाँ हम रह रहे हैं, ये जो मदर्स आ रही हैं सब एजुकेटेड हैं, जब ये नहीं बता पा रही हैं, तो थिंक ऑफ द रूरल या सब अर्बन एरियाज़ या जहाँ एजुकेशन बिल्कुल नहीं है, गांव है हमारे, वहाँ तो कोई क्या ही बता रहा होगा. प्लस वहाँ पे और ज़्यादा इनग्रेन टैबूज़ हैं और बहुत ज़्यादा एक इसके बारे में एक क्लोजनेस है. तो वहाँ पे तो भी औरतें परेशानियाँ, उनको रेगुलरिटीज़ हो रही हैं, उनको बहुत परेशानी हो रही है, लेकिन वो किसी से बात नहीं कर पा रही हैं, करती नहीं हैं. तो वहाँ पे इस तरह की एजुकेशन को ले जाना, उनसे बात करना, मुझे लगा उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. दैट्स हाउ वी स्टार्टेड हम जूली फाउंडेशन. एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और ऑर्गेनाइज्ड वे में हमने, मतलब आई डोंट कम फ्रॉम अ सोशल सेक्टर, मुझे नहीं पता था कि एनजीओ ने बस नाम सुना था क्या होता है, क्या उसके कंप्लायंस होते हैं, कैसे उसको रजिस्टर कराना होता है. पर धीरे धीरे ग्रेजुअली करते करते हमने उसको एक प्रॉपर वे में उसको रन करना शुरू किया. और अब हमारा मेन जो इनिशिएटिव्स हैं वो यही रहते हैं कि हम अवेयरनेस सेशंस लेते हैं. अवेयरनेस सेशंस हम इस तरह से लेते हैं कि हम ये मानते हैं कि जो बातें मैं एक 10 साल की लड़की को बता रही हूँ, एक 25 साल की लड़की को शायद उससे और कुछ ज़्यादा अलग जानने की ज़रूरत हो. अगर मैं एक गांव में गई हूँ और मैं किसी एक औरत से उसके बारे में बात कर रही हूँ, मेंस्ट्रुअल हेल्थ के बारे में, या उसको जो इरेगुलरिटीज़ हैं, शायद वो चीज़ें रेलेवेंट ना हो अगर मैं कॉर्पोरेट में जाके सेशन ले रही हूँ. या मेन और बॉयज़, इनको बहुत इम्पॉर्टेंट है इंक्लूड करना इस कॉन्वर्जेशन के अंदर, क्योंकि मेनाके, मेंस्ट्रुएशन, मेनोपॉज, सबके अंदर मेन आता है. सो मेन एनीवेज इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस कॉन्वर्जेशन. तो हमें उनको भी सेंसिटाइज करना है. तो ये सब सोचते हुए मैंने 10 डिफरेंट कैटेगरीज़ के लिए 10 डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं हमारे पास. अर्ली मेंस्ट्रुएटर यानी जिसको भी पीरियड्स नहीं स्टार्ट हुए हैं, फिर यंग मेंस्ट्रुएटर्स हैं, फिर कॉर्पोरेट वुमेन के लिए अलग है जिनको हम सस्टेनेबल पीरियड प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत डिटेल्ड नो हाउ देते हैं, फिर हमारे रूरल हैं, या जो ये झुग्गी जो सब अर्बन वाले हैं यहाँ पे रहते हैं, बस्तीज़ में हैं, वो हैं. बॉयज़ के लिए अलग सेशन है, मेन के लिए अलग है. तो इस तरह से 10 डिफरेंट मॉड्यूल्स हमारे पास हैं. और एज एंड व्हेन द ऑडियंस एज इज़ नीडेड, जो ऑडियंस हमारा है हम उसके हिसाब से उसको वो सेशन लेते हैं. उसके अलावा हमारा एक MHHM सर्टिफिकेशन कोर्स है जो हम देते हैं कि अगर कोई मेंस्ट्रुअल हेल्थ एजुकेटर बनना चाहता है प्रोफेशनली, तो उसके लिए एक ऑनलाइन मॉड्यूल है. उसको एक पूरा एक देयर इज़ अ वेरी कॉम्प्रहेंसिव वे वो सर्टिफिकेशन लेने के लिए. जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, पब्लिक हेल्थ के स्टूडेंट्स हैं, सोशल वर्क है, सो इट इज़ वेरी यूज़फुल फॉर देम, क्योंकि उनको ग्राउंड पे काम करना होता है. ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम है जिसमें हम स्कूल के टीचर्स को ही ट्रेन कर देते हैं सस्टेनेबिलिटी के लिए. हम तो एक बार सेशन लेके आ गए, अब हर क्लास बाद चेंज होने वाली है, तो हम क्या करते हैं, ट्रेनिंग ऐसे देते हैं कि टीचर को ही कम्प्लीटली हम ट्रेन कर देते हैं. वॉलंटियर ट्रेनिंग है, हमारी ये बुक है, मैंने आपको बताया इसके बारे में. फिर हमारा दूसरा एक और काम है डिस्ट्रीब्यूशन का. डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि जब हम कम्युनिटी में जाके एक अवेयरनेस सेशन लेते हैं और हम कोशिश करते हैं कि जो अंडर प्रिविलेज सेक्टर है, जो एक हाइजीनिक प्रोडक्ट को अफोर्ड नहीं कर सकता है, हम उसको सपोर्ट करें. सपोर्ट ये आप ऐसे सोचोगे कि भाई ये तो कोई ऐसी चीज़ है ना कि हर महीने चाहिए, इट्स लाइक फूड, साइक्लिक रिक्वायरमेंट है इसकी. ऐसा तो नहीं है मैंने एक बार एक कपड़ा पहनने को दे दिया तो 2 साल तक चल रहा है. तो हमने क्या किया है कि हमने इंस्टेड ऑफ जस्ट गोइंग आउट एंड गिविंग एक पैकेट दे दिया, 2 पैकेट दे दिया, हमने एक कंप्लीट किट बनाया है जो मिनिमम 3 मंथ्स, 6 मंथ्स या 1 ईयर तक सपोर्ट करता है एक मेंस्ट्रुएटर को. नाउ दैट किट हैज़ एवरीथिंग दैट इज़ नीडेड, जो एक औरत को ज़रूरत हो सकती है उस समय में, उस किट के अंदर वो सभी कुछ रहता है. जैसे कि उसके अंदर इनफ नंबर ऑफ या तो सैनिटरी पैड्स होंगे या कोई और रीयूजेबल प्रोडक्ट होगा, जो भी हमें लगता है वहाँ पे बेस्ट पॉसिबल चलेगी जो चीज़. फिर उसके अंदर हाइजीन की हम बात करते हैं तो सोप्स होते हैं. उसके अंदर हम डिस्पोज़ल, उनको बहुत इम्पॉर्टेंट है, सिखाते हैं कि डिस्पोज़ल आपको कैसे करना है. कहीं भी मत फेंक दीजिए, कचरे में भर के प्रॉपरली पेपर में रैप करिए या एक पैकेट में रखिए और तभी उसको डिस्कार्ड कीजिए.
तो उसमें डिस्पोजल बैग्स होते हैं उसके अंदर। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम उसके अंदर न्यू अंडरगारमेंट्स भी देते हैं। तो ये भी एक लर्निंग हमारी रही कि बहुत सारे जब रूरल एरियाज़ में या बहुत ही अंडर प्रिविलेज्ड एरिया में अगर आप जाएं तो हमें वहाँ जाके ऐसी स्टोरी सुनने को मिली और ऐसा पता चला कि लेडीज़ के पास वहाँ पे अंडरगारमेंट्स ही नहीं हैं, दे डोंट वेयर अंडरगारमेंट्स। या यहाँ तक भी पता चला कि अगर घर में 4 बेटियाँ हैं और माँ है और सबको पीरियड होते हैं तो घर में 2 ही अंडरगारमेंट हैं एंड दे नीड टू इंटरचेंज इट। जिसको पीरियड आएगा शी गेट्स टू वेयर द अंडरगारमेंट क्योंकि पैड लगाना है। सो जब इस हद तक हमने देखा कि पीरियड पॉवर्टी जिसे कहते हैं इतना ज़्यादा एक्सटेंट तक है, तो वी थॉट कि ऑफ कोर्स इंक्लूडिंग न्यू अंडरगारमेंट्स ऑल्सो मेड सेंस, तो दैट किट हैज़ न्यू अंडरगारमेंट्स ऑल्सो। और जहाँ हमें लगता है ज़रूरत है तो वहाँ पे हमारी जो ये हिंदी या मराठी में बुक है वो भी इंक्लूड करते हैं। सो इस तरह से एक हमारा एक ये सारे इनिशिएटिव्स हैं जो अंडर हम जूली फाउंडेशन करते हैं। लेकिन सिर्फ वैसे कोर हमारा जो है मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन है, लेकिन बियॉन्ड दैट हम मेडिकल कैंप्स भी करते हैं जहाँ पे ज़रूरत हो, मेनोपॉज के बारे में, कैंसर अवेयरनेस के बारे में, यानी एनीथिंग रिलेटेड विद वुमेन्स हेल्थ के जो भी इश्यूज़ हैं हम वो सारे टेकअप करते हैं। You're doing a wonderful job. लिटरली Just trying our मतलब आई बिलीव, क्योंकि अवेयरनेस स्प्रेड करना ना हर किसी के हाथ में नहीं होता, हर किसी को आता भी नहीं है, मतलब क्योंकि इट्स अबाउट स्पीकिंग समथिंग जो आगे वाला समझ पाए। हाँ. मुझे लगता है आप वो काम कर रहे हैं जो हर स्ट्रेटा लाइक यू नो अर्बन से लेकर के सब अर्बन रूरल हर क्लास को आप केटर कर रहे हो और बहुत अच्छे विषय के ऊपर एटलीस्ट आप उनको एडुकेट कर रहे हो। बिकॉज मुझे लगता है कि जो क्रिएशन की जिसके पास में पावर है, अगर वो ही हेल्दी ना हो तो आगे हम कैसे यू नो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो आगे जो भी क्रिएट होगा वो भी हेल्दी ही होगा। मैं ये भी जानना चाहूँगा, जैसे आज के टाइम के अंदर कॉर्पोरेट्स के अंदर यू नो पॉलिसीज लाने की बात हो रही है, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हम पीरियड लीव्स को इंट्रोड्यूस कर सकें। व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? राइट, अच्छा आपने ये सवाल उठाया है कि आज से अगर 10-12 साल पहले तक देखेंगे तो मेंस्ट्रुएशन का डायलॉग आपने शायद इतनी ओपनली नहीं सुना होगा। आज आप बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं, हम इसके बारे में इतने ओपनली बात कर रहे हैं, लेकिन 10 साल 12 साल पहले ऐसा सीन नहीं था। बहुत सारी गवर्नमेंट की तरफ से जो इनिशिएटिव्स हैं वो अब से लेके 5 साल 10 साल में ज़्यादा स्टार्ट हुए, क्योंकि जब से ये नज़र आने लगा है, जब से नंबर्स आए हैं, डेटा आने लग गया है कि भाई पीरियड पॉवर्टी का क्या एक्सटेंड है हमारे कंट्री में, तो अब गवर्नमेंट भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस कर रही है। रिसेंटली एक पीरियड पॉलिसी बनाई गई है जो लॉन्च होगी, तो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव आ रहा है इसके ऊपर काम करने, और वही रिफ्लेक्ट हो रहा है और होगा हमारे जो कॉर्पोरेट्स हैं उनके अंदर, क्योंकि इतनी ज़्यादा जेंडर अगर आप डाइवर्सिटी देखें तो सभी कॉर्पोरेट्स के अंदर ऑलमोस्ट 40-60 ऐसे रहता है, तो वुमेन जो वर्कफोर्स है बहुत ज़्यादा है। अब उसमें क्या हो रहा है कि एक और नया चीज़ आई कि लोगों ने इसको एडवोकेट किया कि पीरियड लीव होनी चाहिए जो फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं, क्योंकि किसी किसी को बहुत एक्सेसिव पेन होता है, ब्लीडिंग होती है, एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू कम टू ऑफिस। तो ये एडवोकेट किया गया कि पीरियड लीव जैसी कोई चीज़ होनी चाहिए। तो पीरियड लीव आप अगर जानते हो तो बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने अपने यहाँ पे करी भी हैं एज अ देयर पॉलिसी, दे हैव इनकॉर्पोरेटेड इट। गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सारे रीजन्स ऐसे हैं हमारे जहाँ पे स्टेट्स के अंदर पीरियड लीव एलिजिबल है लेडीज़ लेने के लिए। गवर्नमेंट की पॉलिसी आने के बाद में जो कॉर्पोरेट्स हैं, अब उनका भी एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर वो उनको लगता है पीरियड लीव वो दे सकते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, फीमेल्स को, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पॉलिसी क्या होता है कि एक बहुत जनरलाइज लेवल पे बनती है, सबके लिए होनी चाहिए कोई पॉलिसी। तो ये उनके उस पे है डिसाइड करना कि दे वांट टू गिव पीरियड लीव, क्योंकि उसमें बहुत सारे फैक्टर्स उनको देखने पड़ेंगे, किसी को पेन होता है, किसी को नहीं होता है, एज है, मेनोपॉजल एज है, तो बहुत सारे क्राइटेरिया आ जाते हैं, बट इट इज़ अप टू द कॉर्पोरेट टू डिसाइड। मगर फिर भी मैं ये बोलूँगी कॉर्पोरेट्स एटलीस्ट पीरियड फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट्स कर सकते हैं। तो पीरियड फ्रेंडली एनवायरनमेंट में क्या कर सकते हैं कि दे कैन हैव पॉलिसीज़ लाइक आप वर्क फ्रॉम होम दे सकते हैं अगर पॉसिबल है आपके इंडस्ट्री के हिसाब से,
आपके जो मैनेजर्स हैं वो आपको वर्क फ्रॉम होम की परमिशन दे सकते हैं. इफ़ द लेडी इज़ नॉट फीलिंग वेल, बहुत पेन हो रहा है, सो मैनेजर शुड बी सेंसिटिव इनफ कि ठीक है आप थोड़ी देर आराम कर लो जाके. देयर शुड बी अ सेपरेट स्पेस जहाँ वो कंफर्टेबली आराम कर सकती है. कुछ हीटिंग ऑप्शंस होने चाहिए अगर हॉट फर्मेंटेशन की ज़रूरत है. कोई मेडिकल एक एरिया होना चाहिए अगर किसी को मेडिसिन की ज़रूरत है या किसी प्रोडक्ट की ज़रूरत है, वो सब वहाँ पे स्टॉक होने चाहिए. तो इस तरह से एक थोड़ा सा सेंसिटिविटी भी अगर आ जाए ना कॉर्पोरेट्स में कि हाँ ऑफ कोर्स हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, पे पैरिटी की बात करते हैं, तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि उनको कोई एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिलना चाहिए, बट एक्स्ट्रा कंफर्ट मिल सकता है फॉर दोज डेज. तो जो कॉर्पोरेट्स हैं डेफिनेटली इन सब चीज़ों को उनको सोचना चाहिए कि अपने पॉलिसीज़ के अंदर कैसे इनकॉर्पोरेट करें कि एक पीरियड फ्रेंडली एनवायरनमेंट बन सके. कॉर्पोरेट के अंदर तो इस तरह की पॉलिसीज़ अगर कल को आती हैं तो डिपेंडिंग अपॉन द कॉर्पोरेट टू कॉर्पोरेट वो लोग अपने हिसाब से इंट्रोड्यूस करेंगे या नहीं करना चाहेंगे. और उसके अंदर भी वो कितने दिन की लीव रखते हैं नहीं रखते हैं, वो मे बी पीरियड फ्रेंडली स्पेसेस को क्रिएट करते हैं नहीं करते हैं. ये मुझे लगता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन भी कहीं ना कहीं ये डिफर करेगा. पर अगर मैं स्कूल्स के पर्सपेक्टिव से भी अगर इसको देखूं तो इसके ऊपर आप कैसे बिल्कुल स्कूल्स की जब बात आती है, बिल्कुल आपने सही बोला. मुझे सबसे ज़्यादा लगता है जो काम करना चाहिए वो स्कूल लेवल पे करना चाहिए. पहली बात तो कि स्कूल में अभी अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ जो सिलेबस है उसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम आता ही है. आप चाहे साइंस स्टूडेंट नहीं भी हो तो 7th 8th 9th में वो आ जाता है. लेकिन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर इतना बड़ा एक सिर्फ पैराग्राफ होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर कि व्हाट इज़ मेंस्ट्रुअल साइकिल. वो हेल्प नहीं करता है मेंस्ट्रुअल एजुकेशन के लिए, क्योंकि वो सिर्फ फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस बता रहा है. ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये हुआ, ओवा रिलीज हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, वो सब उसके बारे में बात कर रहे हैं. तो मुझे लगता है कि इंक्लूजन ऑफ मेंस्ट्रुअल हेल्थ का एक बड़ा चैप्टर या टॉपिक होना चाहिए. अगर स्कूल में करेंगे तो फ़ायदा ये होगा कि वही बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को एक साथ में उसकी नॉलेज मिल जाएगी. जो हमारे आजकल भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, सब स्कूल्स में एक सेशन एक बार साल में एक बार होता है जिसमें बॉयज़ का अलग होता है, गर्ल्स का अलग होता है. नहीं, हम कह रहे हैं आप दोनों को एक साथ बैठा के बताओ, क्योंकि जो ये लड़का है जब ये बड़ा होगा इसके घर में भी तो लड़कियां हैं, औरतें हैं, इसकी बहन है, माँ है, पार्टनर है, बीवी होगी, बेटी होगी. तो इसको सेंसिटिव होने की भी ज़रूरत है ताकि वो उसकी उनकी नीड्स जो उन डेज़ की नीड्स हैं इन टर्म्स ऑफ हेल्प एंड सपोर्ट वो पूरी कर पाएगा. वो सेंसिटिव होगा, उसको पता होगा क्या मिथ सही है क्या नहीं है, साइंटिफिकली क्या प्रूवन है. तो जब वो मतलब जो ओनर ऑफ द हाउस है जब वो बनेगा तो वो अपनी माँ को बोल सकता है कि नहीं, क्या कहते हैं, मेरी बीवी मेरे साथ बैठ के खाना खाएगी, वो अलग खाना नहीं खाएगी, या मेरी बहन अलग नहीं बैठेगी. उसको भी सेंसिटाइज करना बहुत ज़रूरी है. तो जब स्कूल से एजुकेशन स्टार्ट होगी तो सब जेंडर्स को एक तरह से बातें बताई जा सकती हैं. तो स्कूल में जैसा मैं कह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. प्राइवेट स्कूल्स में तो थोड़ा बहुत होता ही है, गवर्नमेंट स्कूल्स में इसका कोई प्रोविज़न नहीं है. हम जैसी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं या बहुत सारे और लोग जो इस पे काम कर रहे हैं वो बहुत तरह के गवर्नमेंट स्कूल्स में हम जाते हैं. हमारी कोशिश यही रहती है कि जो ज़िला परिषद के स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट रन हैं, वहाँ पे जाके हम उनको ये वाली एक सेशन लें. तो ये अगर उनके करिकुलम में इंक्लूड हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा. दूसरी चीज़ स्कूल्स में ज़रूरत होती है एक डिस्पेंसर की. बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनके वॉशरूम्स के अंदर डिस्पेंसिंग मशीन हो, क्योंकि एकदम से अगर किसी को ज़रूरत पड़ जाए वो होनी चाहिए. इंसिनरेटर्स होने चाहिए, यानी डिस्पोजल का एक प्रॉपर वे होना चाहिए. सभी जगह पे एक सिक रूम होता है स्कूल्स में, लेकिन लड़कियां बहुत घबराती हैं ये जाके बताने में कि मुझे पीरियड हुआ है और पेन हो रहा है, क्योंकि वो ओपन अप नहीं है. जब आप क्लास में ये बात करोगे तो आप उनको अश्योर कर पाओगे कि कभी तुम्हें ज़रूरत पड़े तो प्लीज़ कम टू दिस रूम एंड दिस इज़ हाउ यू विल बी मैनेज्ड. तो स्कूल सबसे पहली जगह होना चाहिए इसके बारे में बात करने के लिए. अमेजिंग. मे बी अगर मैं एक ब्रांड जिसका नाम विस्पर है, क्योंकि हम लोग इसको टैबू मानते थे, इसके बारे में डिस्कस नहीं करते थे, बहुत सारे इनहिबिशंस थे इसको लेकर के. मे बी दैट इज़ द रीज़न उस समय पे उस ब्रांड ने अपना नाम विस्पर रखा. डू यू थिंक दैट आज जब हमको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस स्प्रेड करने की ज़रूरत है, कॉर्पोरेट लेवल, घर के घर पर तो एक बात हो गई, इवन स्कूल्स के अंदर बच्चों तक और हम यहाँ पर जेंडर इंक्लूजन की बात भी कर रहे हैं, जहाँ पर इवन
एक मेल मेंबर को भी ये पता होने की ज़रूरत है कि इन दिनों के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, इट्स ऑल अबाउट हाइजीन, ताकि पूरा परिवार एकजुट होकर रह या वो सके, सपोर्ट कैसे कर सकते या हैं। सपोर्ट कैसे कर सकता है। तो डू यू थिंक दैट कि उस ब्रांड को अपना नाम चेंज कर लेना चाहिए? बिल्कुल, मुझे तो लगता है कि नाउ मेंस्ट्रुएशन शुड बी टेकन बियॉन्ड द विस्पर। Amazing. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for joining us. It was a wonderful conversation. I believe आप इस बहुत अच्छा काम कर रहे हो. You know, reaching out to girls in every society, I believe. चाहे वो urban हो, semi urban, suburban हो या rural हो, और उनको ये बताना कि you have a power, you have a special power. Right. I think इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता. बिल्कुल। Thank you so much, ma'am. आपका बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए, और जो भी लोग इसको सुन रहे हैं मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि हम जूली फाउंडेशन को ज्वाइन करें। यहाँ पे हम बीइंग एन एनजीओ ये नहीं कहते कि आप आके हमें सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट करिए, वो भी ज़रूरी है क्योंकि हमें अपने प्रोग्राम्स रन करने होते हैं, तो उसके लिए ओवरहेड्स रखते हैं, तो फंडिंग ज़रूरी है। लेकिन बियॉन्ड दैट आप जिस भी कैपेसिटी में हैं, आप हम जूली का एक पार्ट बनिए, और आप आके जब मैं ये बोलती हूँ कि बहुत सारे लोग हमसे आके बोलते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हाउ वी कैन वॉलंटियर फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, हम तो दिल्ली में रहते हैं, आप तो पूना में हैं। तो मेरा उनसे ये कहना ये है कि अगर आप एक भी अंडर प्रिविलेज्ड महिला जो आपको दिख रही है, जो बहुत ही आपको लगता है कि नहीं ये अफोर्ड नहीं करती होगी, ये गंदा कपड़ा ही यूज़ करती होगी, प्लीज़ टेक हर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर 1 ईयर, प्रोवाइड हर विद द जो भी मटेरियल आप उसको चाहते हैं उसके लिए ले रहे। या अगर आपके मिथ से रिलेटेड बात है, जहाँ पे भी आपको मौका मिले, प्लीज़ स्टैंड अप अगेंस्ट इट या वॉइस फॉर इट। आपको अपने घरों में लग रहा है ना कि आपके घर में ऐसा कुछ डिस्क्रिमिनेशन बिकॉज ऑफ पीरियड्स हो रहा है, प्लीज़ पुट योर फुट डाउन। उसके लिए आपको कहीं ग्राउंड पे काम करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, आपको पुनाने की ज़रूरत नहीं है। ये सब काम अपने आप अपनी विद इन लिमिट्स कर सकते हैं। बियॉन्ड दैट अगर आपको लगता है कि नहीं आप एक्टिवली ग्राउंड पे काम करना चाहते हैं, प्लीज़ आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि हमारे ऐसे बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं जो अलग अलग सिटीज़ में रह के काम कर रहे हैं। हम उनको ट्रेन करते हैं, एजुकेट करते हैं हाउ टू टेक अ सेशन, और फिर आप वो एजुकेशन हमसे लेके आप अपने एरियाज़ में काम करना चाहें, आप आराम से इसके ऊपर काम कर सकते हैं। Thank you so much, ma'am. Thank you so much for empowering every girl in your own way. Thank you so much. Pleasure is all mine. Thank Thanks you. for calling me. Thank you.